रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना? देखो तो मैसेज गया कि नहीं? सर स्टार्ट हो गया, सामवन स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है, बस ठीक है, चलो अच्छा। तो फिर अगेन सबको गुड इवनिंग एक बार। अच्छा देखो, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास है ना। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है तो सुनने में बेसिक्स, बट बेसिक्स बहुत वाइटल है। सुनने में बेसिक्स है, बेसिक्स सुनने में बहुत लोग ना ऐसे बोलते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में, मैक्सिमम लोगों से मैं ही सुनता हूँ नहीं उतना तो मुझे आता है। और फिर जब मैं बाद में उनका प्रॉब्लम होता है, जब उनको मैं पूछता हूँ कि वो मेरे को सवाल करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ बेसिक्स का ही तो प्रॉब्लम है। मतलब आप किसी को भी पूछो, सबको पता है कि नहीं बेसिक्स तो हम लोग जानते हैं, मार्केट का बेसिक्स इसमें क्या बड़ी बात है, वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स। हाँ, बहुत जन से मुझे मेरा बात हुआ, मतलब सीनियर पर्सनालिटीज, दे जस्ट फील लाइक कि दे नो एवरीथिंग। पॉइंट इज, अगर प्रॉब्लम, अगर आपको सब कुछ पता ही है तो फिर प्रॉब्लम में क्यों पढ़ते हो? प्रॉब्लम वही है। तो बेसिक्स सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट बेसिक्स ही तो मुश्किल में डालता है सबको। बचपन को याद करो एक बार, जस्ट रिमेम्बर योर चाइल्डहुड। बचपन में मुझे लगता है कि किसी को आज के डेट में कुछ चीज सिखाना इतना टफ नहीं होता। जो टीचर आपको एबीसीडी सिखाया था, जो टीचर आपको ओवा कॉको सिखाया था, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, उनका चैलेंज ज्यादा था कंपेयर टू आज मैं जो आपको सिखा रहा हूँ। ये काफी इजी है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? नहीं हेलो, सर, नहीं सर, सही बोल रहा है ना? तो दैट मीन्स आपको बेसिक सिखाया था आपका बचपन वाला टीचर। हमें लगता है कि वो तो छोटा बच्चा का टीचर है, बट वो जो सिखाता है ना, जिंदगी पर वही काम आता है। अल्टीमेटली आप आगे जाके कुछ बड़ा करोगे या छोटा रह जाओगे, वो डिपेंड करता है बचपन में आप जो टीचर के पास पढ़ते थे, वो टीचर आपको कैसे सिखा पाया, या फिर आप उनसे किस तरह से सीख पाए थे। तो एबीसीडी या अ क ख सिखाने वाले टीचर्स ना कोई आम नहीं होता। बेसिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। किसी का देखना हैंडराइटिंग सही नहीं रहता है, किसी का सेंटेंस मेकिंग सही नहीं रहता है, किसी का पंक्चुएशन सही नहीं रहता है। ये कहाँ का गलती है? ये बचपन का गलती है कि कहाँ पंक्चुएशन यूज करना चाहिए, कहाँ मतलब राइट वर्ड यूज करना चाहिए राइट प्लेस में। तो ये एक्चुअली बेसिक्स है। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट बेसिक्स भी वही है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जरूर सीखेंगे, वो तो सीखना ही है सीखना। आप पर हायर एजुकेशन तो चाहिए, हर एवरी केस में हायर एजुकेशन चाहिए, बट विदाउट बेसिक्स हायर एजुकेशन कभी भी टॉप लेवल का नहीं हो सकता। उसका हायर एजुकेशन का जो क्लास है ना, वो बेसिक्स पे डिपेंड करता है। दैट मींस बेसिक इज योर पिलर। तो अपना पिलर को ठीक बनाओ, ऑटोमेटिकली बिल्डिंग खड़ा रहेगा। अगर पिलर टूट जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगा। एकदम वही बात है। इसलिए बिल्डिंग बनाने के टाइम पे रूम के अंदर वाला डेकोरेशन कितना अच्छा होता है, जो लोगों को देखने में अच्छा लगता है, अच्छा इसका बिल्डिंग का इंटीरियर डेकोरेशन तो टॉप क्लास है। इधर पिलर बनाने के टाइम पे सीमेंट की जगह ज्यादा रेत भर दिया, बालू भर दिया, मुश्किल हो जाएगा ना सर, बेस कच्चा रह गया। कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए, इतना काफी है। तो मेरा आज का डिस्कशन है सर इकोनॉमिक इवेंट्स पे। इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब सर आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये सब के बारे में तो सुने होंगे ना? हाँ, हेलो, ये सब आप लोग बचपन में भी इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़े होंगे। एग्जैक्टली तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन के भी अलग अलग टाइप है। इन्फ्लेशन में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, बहुत इंपैक्टफुल पॉइंट है। हम लोगों को सुनने में लगेगा कि ये सब क्या बड़ा बात है सर, इसमें बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, आज स्टॉक मार्केट में आप क्या नया चीज सिखा दोगे? अरे बहुत कुछ सीखने वाले हैं सर, देखो ना, आप भी खुद देखोगे कि अच्छा बचपन में इतना इंपैक्टफुल चीज पढ़े, बट कभी सोचा ही नहीं कि इतना इंपैक्टफुल है ये। स्टॉक मार्केट में बहुत काम करता है ये, जो मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में। तो आज इकोनॉमिक्स का चर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मजा का बात ये है कि इकोनॉमिक्स का जो चर्चा आज होगा, ठीक है, ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में कैसे आता है और बहुत जोर का आता है। ठीक है, कुछ केस स्टडीज भी करेंगे और एक स्पेशल पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा इकोनॉमी को पढ़ने के लिए। दैट इज एक स्पेशल पॉइंट्स कुछ ऐसा है सर, व्हाई इज द स्टॉक मार्केट नॉट रिफ्लेक्टिंग करंट इकोनॉमिक रियलिटीज। अगर मैं आप लोगों को सबको पूछूं, आज मैं सुबह का टेक्निकल क्लास में भी पूछ रहा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि करेंटली इकोनॉमी डाउन साइड में है कि अप साइड में है?
करंट इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन साइड में है कि अप साइड में है? हेलो, डाउन साइड। एग्जैक्टली सर, इकोनॉमी तो डाउन साइड में है, बट सवाल है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन, तो फिर सेंसेक्स निफ्टी ये लोग मूव कैसे कर रहा है? तो क्या ये गलत पिक्चर दिखा रहा है? ऐसे एक कहावत है कि सेंसेक्स हो निफ्टी हो, स्टॉक मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंसेक्स निफ्टी स्टॉक मार्केट का वो इंडेक्स है जिसके थ्रू से हम लोग स्टॉक मार्केट को पहचान पाते हैं। सेंसेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स रहते हैं, है ना, टॉप 30 स्टॉक्स जो बीएसई बनाते हैं, और निफ्टी जो होता है वो कौन बनाता है सर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं, उसमें टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट ये निफ्टी 50 इसका जो मूवमेंट है लास्ट, अगर आप 1 मंथ में देखो इकोनॉमी डाउन ग्रेडेशन, लेकिन निफ्टी बढ़ रहा है। समझ में कुछ आ रहा है सर? कॉन्ट्रैक्टरी हो रहा है, मतलब जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इकोनॉमी तो ओवरऑल इकोनॉमी डाउन ग्रेडेड, बट सेंसेक्स निफ्टी तो बढ़ रहा है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल चलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या मार्केट मैनिपुलेट करता है, या फिर मार्केट अपने आप को गलत दिशा में लेके जा रहा है, या फिर हम लोग गलत, मतलब वी आर रॉन्ग इन दिस पर्सपेक्टिव, मतलब पब्लिक एट ए लार्ज, इन्वेस्टर एट ए लार्ज, हम लोग रॉन्ग है या मार्केट गलत है? क्या है वही तो जानना है। ऐसा क्या बात हो गया कि इकोनॉमी डाउनग्रेड है फिर भी निफ्टी सेंसेक्स बढ़ रहा है? अनिमेश मुझे स्टार्टिंग में कुछ सवाल कर रहा कि सर फ्यूचर में क्या होगा, या फिर जब फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे मार्केट धड़ाक से गिर गया था, ठीक है, उस टाइम में अगर मैं इन्वेस्ट कर लेता सर, बड़ा अच्छा होता है ना। देखो निफ्टी आसपास क्या आपका 10,000 के आसपास चला गया था, 9,000 अप्रॉक्स 1 ईयर, अगर थोड़ा देखो लॉकडाउन के टाइम पे ऑलमोस्ट 8,000 एग्जैक्टली सर, ऑलमोस्ट 8,000, ठीक है। और फिर उसके बाद तो कैप लगा दिया ताकि नीचे ना आए, मतलब सेबी ने कंट्रोलिंग लगा दिया। सेंसेक्स भी बहुत जोर का नीचे आया था, बहुत जोर का, करीब 33-34,000 के आसपास, नहीं 29, 28, वेरी गुड सर, 28 एकदम, मार्केट न्यूज एकदम अनिमेश एकदम अपडेटेड है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, उस टाइम पे अगर किसी ने भी उस टाइम पे मार्केट के बारे में भरोसा कर लेता, लेकिन सबको क्या लगा, मार्केट और गिर जाएगा, बिकॉज कोविड-19 ऐसा सिचुएशन फर्स्ट टाइम आया था, किसी को भी समझ में नहीं आया था क्या होगा, पूरा मतलब ओबड़ खाबड़ हो गया सर। अब ऐसे सिचुएशंस में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होना नॉर्मल था, बट सवाल ये है कि ये सिचुएशन से भारत या फिर बाकी कंट्री जिस तरह से धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया है, ये जरूर समझने वाला बात है। या फिर अभी भी जो स्टेबिलिटी एक आया है, इसका मेन रीजन कि हम लोग एक हैबिचुएट हो गए हैं, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन। एक काम करते हैं सर, इस तरह से बात करेंगे ना तो कहीं की नहीं पहुंचेंगे, हम लोगों को कुछ तो किसी जगह में पहुंचना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। पहला बात तो मैं आप लोगों के साथ आज जो करना चाहता हूं, दैट इज की इवेंट्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन मार्केट्स। पहले ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस पे थोड़ा बात करूंगा, ठीक है, जिसपे बहुत कुछ डिस्कशंस करना है, मतलब डिटेल्स में बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ। मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करूंगा, ठीक है, इन्फ्लेशन पे बात करूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, बजट, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे आप लोगों के साथ बात करना है ये सब मैटर पे। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा कहां पर, जैसे लास्ट क्लास याद होगा, लास्ट क्लास हम लोग का था कि 5 कॉर्पोरेट एक्शंस एंड देयर इंपैक्ट ऑन मार्केट, लेकिन आज का बात है कॉर्पोरेट एक्शन नहीं, ये ओवरऑल इकोनॉमी का इंपैक्ट है। मतलब आज का जो टॉपिक है वो कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्शन है, ठीक है, कि इकोनॉमी आपको किधर लेके जाएगा, ठीक है। वो एक गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, फिसल गया। कौन सा मूवी का गाना है, किसी को पता है, या फिर मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, आप लोग कभी सुने? हाँ, उड़ती रेशम का कौन सा फिल्म था सर? कोई मिल गया। हाँ, कोई मिल गया। जादू सर, जादू एकदम सर, ठीक है, जादू। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, मैं फिसल गया, ठीक है। ये तूने क्या किया, कौन, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं तो बात कर रहा हूँ सर स्टॉक मार्केट के बारे में। ओके सर, चलो, अब फिसलना नहीं है ना ज्यादा, फिसल सकते हैं, कभी भी फिसल सकते हैं, बट अपने आप को बचाना कैसे है फिसलने के बाद, वो भी तो सीखना पड़ेगा। कोई भी फिसल सकता है, अगर कोई बोले कि नहीं मैं फिसल नहीं सकता, ये तो गलत बात हो गया। अरे भाई खेलने जाओगे, गिरोगे कि नहीं गिरोगे?
मैदान में अगर फुटबॉल खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, जो भी खेलो, चोट तो मिलेगा ना, लेकिन पॉइंट इज दैट चोट पाने के बाद भी आप अपने आप को कैसे रिकवर करते हो, उस पर स्पोर्ट्समैन का जात समझ आता है। वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी आप उठोगे, आप गिरोगे भी, ठीक है, लेकिन गिरने के बाद भी आप अपने आप को कैसे मार्केट में फिर से खड़ा करते हो, ठीक है, किस तरह का अपना फाइनेंशियल नॉलेज, स्टॉक मार्केट का नॉलेज को आप यूज करते हो, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। कि ये उठना गिरना ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो प्रॉब्लम में भी आप अपने आप को डट के खड़ा रख पाओगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को भी खड़ा रख पाओगे, ठीक है। बहुत लोग ना टेंशन में आ जाते हैं, मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को, बहुत इनकम करते हैं पर बहुत डरते हैं, उनको अभी लगता है कि अभी पैसा चला जाएगा, अभी लॉस हो जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं सबका मतलब माइंड पढ़ने का कोशिश करता हूँ, और मैं लास्ट में एक चीज समझा कि अल्टीमेटली तो ये माइंड गेम डिपेंड करता है नॉलेज गेम के ऊपर। देखना एक चीज कि कभी भी किसी का भी किसी भी चीज पे अगर नॉलेज होना, मतलब ज्ञान मतलब डिग्री नहीं सर, डोंट जज एनी पर्सन बाय दैट डिग्री, डिग्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो उस इंसान के अंदर अगर कुछ नॉलेज है कि नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं सर जिनके नॉलेज मतलब डिग्री कोई काम का नहीं रहा, लेकिन अगर उनका नॉलेज है तो वो नॉलेज से बहुत कुछ करके रखा है। तो चलो सर कुछ नॉलेज हम लोग भी बढ़ा लेते हैं। For a market participants transacting just based on company specific information, ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। नॉर्मली क्या होता है, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी पढ़ते हो, टेक्निकल एनालिसिस भी पढ़ते हो, ठीक है, जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट का एडवांस लेवल का एरिया है, फंडामेंटल टेक्निकल। लेकिन पॉइंट है कि फंडामेंटल टेक्निकल बेसिकली क्या होता है, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होते हैं। वहां पर हम लोग कंपनी को रीड करते हैं, कंपनी का स्पेसिफिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, है ना, कंपनी का रेशियो एनालिसिस चेक करते हैं, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं, फिर जाके हम डिसाइड करते हैं कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बट पॉइंट इज दैट कि कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मे नॉट बी सफिशिएंट ऑलवेज। कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑलवेज सफिशिएंट नहीं होता, सीरियसली नहीं होता। आपको इकोनॉमी समझना पड़ेगा। जो बोलेगा कि भाई मैं इकोनॉमी नहीं समझूंगा, अच्छा कंपनी क्या इकोनॉमी के बाहर का चीज है क्या? हाँ सर, कंपनी क्या इकोनॉमी के बाहर है कि इकोनॉमी के अंदर कंपनी आता है? बोलो ना। इकोनॉमी के अंदर आता है तो कंपनी, इकोनॉमी के अंदर कंपनी आता है। तो अगर आप बोलोगे नहीं कंपनी को देखूंगा इकोनॉमी नहीं देखूंगा, तो फिर आपसे बड़ा बुद्धू तो कोई है नहीं, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, मैं क्या, अरे ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, थ्योरी है। अरे क्या थ्योरी, कभी सोचा करो, कभी समझा करो, नहीं। फिर जब मार्केट में पैसा गिरता है तब बोलेगा मार्केट सट्टा हो गया, मार्केट में जुआ हो गया। अरे भाई तुम सीखे नहीं, समझे नहीं, और फिर जुआ सट्टा कर रहे हो। हाँ, आप बोलोगे मैं इकोनॉमी मानता नहीं, तब तो मुश्किल में हो जाएगा ना। तो एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द मार्केट, वेरियस आउटसाइड फैक्टर्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक भी नॉन इकोनॉमिक भी, have key impact on the performance of stock and market in general. In this chapter we will try to understand some of these events. स्टॉक मार्केट को जो हिला के रख दे सर, एकदम हिला के रख दे सर। आज थोड़ा बैंकिंग सिस्टम में बातें होंगे। हाँ सर, थोड़ा बैंकिंग सिस्टम। हाँ सर बोलो। स्क्रीन शेयर नहीं है? ओहो, कोई नहीं बोला मुझे, मैं तो तभी से भूल के जा रहा हूँ। थैंक यू, बोला ही नहीं कि स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं भूल ही गया। एक्चुअली ये मैं वेब वर्जन यूज कर रहा हूँ, और वेब में ना मुझे थोड़ा सा दिखता नहीं है, ऐप यूज करता हूँ तो उसमें मुझे दिख जाता है। थैंक यू। अभी हुआ है, देखो तो स्क्रीन शेयर। हाँ सर, हाँ हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो बेसिकली देखो ये हम लोग का मेन एरिया ऑफ डिस्कशंस है कि इवेंट्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन मार्केट। तो चलो सर पहुंचते हैं, जो की इवेंट्स पे बात करना है पहुंचते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, थोड़ा सा पेशेंसली सुनो, एक एक करके बात करूंगा, केस स्टडीज भी करूंगा एक एक करके। नाउ व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? ऐसे देखो सर, इकोनॉमिकली हम लोग बचपन से जो लोग 11-12 लेवल में बीकॉम लेवल में या सीए में पढ़ रहे हो ना, ये लोग जानते हैं कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ये लोग डेफिनेशंस रटा है, एग्जाम में जाके बहुत मार्क्स भी लाया है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के जा भाई, यहाँ से तो 3 मार्क्स आएगा ही आएगा। लेकिन बात यह है कि बात यहाँ पर 3 मार्क्स का नहीं है, यहाँ पर तो करोड़ों का है। दिस इज नॉट अबाउट मार्क्स, दिस इज अबाउट मनी, ओके। द मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टूल विथ, कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? हेलो, किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लो।
किसका है? ओके ठीक है सर, जब सवाल जवाब होगा। हाँ हेलो স্যার আমার ছিল। বল। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, কিছু বলবি নাকি? না না স্যার, ওই বাই মিস্টেক হাতটা লেগে মাইকটাই হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আসলে আর কিছু না, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ থাকে তো পরে রেকর্ডিং এ যারা শুনবে তাদের অসুবিধা হয়ে যায়, এই জন্যই বললাম, আর কিছু না। আচ্ছা, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स। कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। आरबीआई जो है ना सर, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, बट फिर भी एक चीज आपको बता के रख लो सर, आरबीआई इंडिपेंडेंट है पर फिर भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके ही काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके ही काम करता है। वो अलग बात कि आरबीआई के पास स्पेशल अथॉरिटी रहता है। मैं कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो करंट गवर्नमेंट है, कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है, सही गलत वो तो समय बताएगा कि करंट गवर्नमेंट में तो बीजेपी जो गवर्नमेंट चल रहा है सेंटर में जो है, इसके ड्यूरिंग द टाइम में दो बार मोस्ट प्रोबेबली 2 बार आपका गवर्नर चेंज हुआ है। ठीक है क्योंकि मेन प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेना चाहता है अल्टीमेटली फॉर देयर कंट्री, अगर आरबीआई के साथ वो बात मैच नहीं करता है ना तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बड़ा अच्छा मतलब मिलजुल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, मुश्किल हो जाता है नहीं तो। ठीक है, अब कौन सा सही है कौन सा गलत वो तो मैं बोला ना सर आपको, वो तो टाइम टू टाइम पता चलता है। वो आपका नॉलेज, आपका रिस्क एपिटाइट सिस्टम, ये सब बताएगा आपको कि सर आरबीआई का डिसीजन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन क्या ऑलवेज सही होता है। मैं बोला ना सर आपको कि सही गलत तो आप समय के साथ समझ पाओगे, इतना जल्दी नहीं समझ सकते सर। आरबीआई गवर्नर का डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन, सब कुछ इंपैक्टफुल है, एवरीथिंग इज इंपैक्टफुल। कौन सही कौन गलत समय बताएगा। ठीक है, चलो सर हम लोग ऐसे ही कुछ पॉइंट में आज बात करेंगे जिसमें आप भी थोड़ा समझने के लिए मजबूर हो जाओ कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन सही है, ये गवर्नर जो बोल रहे हैं वो सही है। ऐसे गवर्नर ज्यादा बोलता नहीं है, ठीक है, वो डिसीजंस लेता है। ओके, तो आरबीआई कंट्रोल्स द मॉनेटरी सप्लाई ऑफ द कंट्री द इंटरेस्ट रेट। दे डू दिस बाय ट्विकिंग द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को इधर उधर करता है। आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक। आरबीआई एक्चुअली इंडिया का सेंट्रल बैंक है। वर्ल्ड ओवर एवरी कंट्री सेंट्रल बैंक इज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग द इंटरेस्ट। ठीक, जैसे कि हमारे देश में आरबीआई हेड है, आप लोग मुझे कोई बता सकते हो यूएस में जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या बोलते हैं? यूएस का जो सेंट्रल बैंक है इसका एक नाम है, कोई मुझे बता सकता है कि क्या नाम है यूएस सेंट्रल बैंक का? हाँ सर, फेडरल रिजर्व बोलते हैं सर। फेडरल रिजर्व सिस्टम। हाँ, जो क्रैश हुआ। ठीक है, फेडरल रिजर्व बोलते हैं। 2008 में 2008 का जो केसेस है, ठीक है, मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। 2008 में स्टॉक मार्केट बहुत जोर का डगमगाया था, बहुत जोर का, तो उसमें यूएस फेडरल रिजर्व का बहुत बड़ा रोल प्ले था। आप लोग जानते हो 2008 का कहानी सुने हैं सर आप लोग? हाँ, मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ये देखो सर, मैं आपको सेंसेक्स दिखाता हूँ। सेंसेक्स में आप थोड़ा नजर डालो, आप देखो 2 बार सेंसेक्स डगमगाया, देख पा रहे क्या आप लोग? लास्ट 20-20 इयर्स में ऐसा 2 टाइम्स ऐसे हुआ है। लाइन चार्ट से आप ये ट्रेंड देख सकते हो। दिस इज द लाइन चार्ट एंड यू कैन सी इट, मतलब यू कैन सी इट वेरी क्लियरली हियर। हाँ, क्या अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो मुझे बोलिएगा सर। ये देखो, ये एक डाउन ट्रेंड है और ये एक डाउन ट्रेंड है। दिस इज 2008 लेमन ब्रदर्स फॉल, फाइनेंशियल सिस्टम, यूएस फेडरल का कुछ डिसीजन के कारण, मतलब यूएस का जो आरबीआई सिस्टम है, ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक है वैसा ही यूएस का फेडरल है। यूएस फेडरल एंड इसका मेन इसके पॉलिसी के कारण ये प्रॉब्लम हुआ था। 2008 फाइनेंशियल फॉल, ओके, जिसको ग्लोबल क्रैश डाउन भी बोलते हैं सर। और ये कोविड-19, ये जो है ये कोविड-19 है। तो ये जो 2008 में हुआ था 2019 में हुआ था, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है और ये नॉन इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। यस और नो सर? हेलो, 2008 में जो हुआ था वो इकोनॉमिकल पॉलिसी के कारण हुआ था, बट 2019 में जो हुआ या 2020 में जो हुआ वो नॉन इकोनॉमिकल कारण के हुआ है। हाँ, इफेक्ट इकोनॉमी में आता है, बट इसका कारण जो है, मतलब जो मेन सोर्स है वो तो नॉन इकोनॉमिक है ना। बट 2 बार मार्केट डाउन गया है। क्या आप लोगों को दिखाई दिया सर? बोलो। हाँ सर, आप लोग देख पाए कि नहीं देख पाए? हाँ सर, देख पा रहे हैं।
एग्जैक्टली सर। तो इस तरह का बहुत सारे रीजंस होता है सर मार्केट पड़ गिरने का। तो जो नॉलेजेबल रहेगा वो ऐसे सिचुएशंस में लड़ सकता है, और जो नॉलेजेबल नहीं रहेगा वो ऐसे सिचुएशंस में मुश्किल में पड़ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। किसी किसी का तो हार्ट अटैक भी हो जाता है, ठीक है, बिकॉज मार्केट में बहुत पैसा रहता है उनका। तो हार्ट अटैक नहीं करना है। मैं बोला ना आपको कि गिरना उठना मार्केट का ट्रेंड है, कभी कभी इतना जोर का भी होता है ना, धक्का लग जाता है सर, सदमा पहुंच जाते हैं लोगों को, ठीक है, लेकिन सदमा नहीं लगाना है, ठीक है, हार्ट अटैक नहीं करना है, स्ट्रोक नहीं करना है, इसको पेशेंसली संभालना है। ओके, तो इसी के लिए समझना है ना मॉनेटरी पॉलिसी। देखो क्यों पढ़ना है इसके लिए तो बात करना ही होगा मुझे, नहीं तो सिर्फ थ्योरी रट के क्या करेंगे। While setting the interest rate, the RBI has to strike the balance between growth, ठीक है, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। जब भी ये आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को टैकल करना चाहता है, ठीक है। मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। इन नटसेल अगर मैं सिंपलीफाई करूँ, ठीक है, एक सिंपल लाइन में बोलो, इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई दैट मींस बोरोइंग रेट्स आर हाई। इंटरेस्ट रेट्स हाई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट में कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, अगर वो हाई रहेगा, या फिर कॉमर्शियल बैंक जिस रेट में पब्लिक को लोन देगा या कंपनी को लोन देगा, अगर ये रेट हाई हो जाता है ना, तो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। सिंपल बात है, आगे आगे चर्चा करता हूं। इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई दैट मींस बोरोइंग रेट्स आर हाई, मतलब मार्केट से लोन लेने का जो रेट है वो हाई रेट में चल रहा है, पर्टिकुलरली फॉर कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस मींस बिजनेस सर, बिजनेस। हम लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं, और मार्केट में जो कंपनी मार्केट में बिजनेस कर रहा है, इनको अगर मार्केट से पैसा उठाना है, इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हायर हो जाए, अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर लोन रेट ज्यादा है, अगर लोन रेट ज्यादा है इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है, कैपिटल का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। और अगर कैपिटल का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग केसी बोलते हैं फाइनेंस में। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी तक नहीं पढ़े हो, आगे आगे जरूर पढ़िएगा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटर में, फाइनल में, सीएमए में, सीएस में, सारे के सारे खेल में पढ़ाया जाता है। डोंट वरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आराम से पढ़ सकते हो। आई नो अनिमेश, तुमने मुझे बोल के रखा, लास्ट वीक क्लास नहीं दे पाया था, इस वीक में जरूर अरेंज करूंगा और आपको डिटेल्स बता दूंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद आ गया मुझे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोन रेट है, ठीक है, मतलब आप जिस रेट से मार्केट से लोन लेते हो, तो कंपनी अगर हाई रेट में लोन लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उसको, बिकॉज उसको भी मार्केट में बिजनेस करना है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, ज्यादा टफ एग्जांपल क्यों सोचना, सिंपल एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल कि किसको लिया जाए, स्नेहाशीष, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज तेरे को? यस सर। ओके स्नेहाशीष, मुझे एक चीज बता कि तू बिजनेस करता है, आई नो तेरा एक प्रोफेशन है, तू जीएसटी, टैक्स फाइलिंग, अकाउंट्स वगैरह का काम करता है, ठीक है। अब तेरे को मैं बोल रहा हूँ, तू अपने प्रोफेशन के लिए, मतलब ये जो तू अभी सेटअप किया है, इसके लिए तू मान ली तेरे को कुछ कैपिटल चाहिए, ऑफिस करना है, कंसल्टेंसी के लिए कुछ लोग चाहिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यू नीड 1 लाख रुपीस, ओके, चलेगा? 1 लाख से चलेगा? हाँ, यस सर, एनफ, ओके। 1 लाख से वो एक सेटअप बनाना चाहता है अपने प्रोफेशन के लिए। स्नेहाशीष ऑलरेडी अकाउंट्स, टैक्स, जीएसटी वगैरह का काम करता है सर, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड प्रोफेशनल करके सेटअप करके काम करता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, बहुत कुछ है, बाद में बात करूंगा आप लोगों से स्नेहाशीष का। अच्छा, तो स्नेहाशीष को 1 लाख का लोन चाहिए, तो स्नेहाशीष अपने बैरकपुर एरिया में जो बैंक है वो बैंक के पास गया। इस तरह का बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक मतलब जो बैंक में हम लोग विजिट करते हैं, सीबीज बोलते हैं इसको, सीबी मतलब कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि एचडीएफसी, जैसे कि आईसीआईसीआई, देयर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है, बहुत है, मैं बस कुछ फेमस नाम बताया आपको। अब ये 1 लाख लोन चाहिए उसको, वो एसबीआई में भी विजिट किया, एचडीएफसी में भी विजिट किया, जहां मर्जी विजिट किया, जहां पर उसका अकाउंट है वो जाके अकाउंट ओपन करेगा, तो बैंक से लोन मांगना चाहता है। तो बैंक बोल रहा है ठीक है 1 लाख देंगे, पर 15% का रिटर्न, मतलब इंटरेस्ट चाहिए। 15% इंटरेस्ट मांग रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ा सिंपल बात है, बट ये सिंपल बात बिजनेस को किस लेवल पे इंपैक्ट डालता है आपको मैं क्या बताऊं। अगर 1 लाख लोन स्नेहाशीष को चाहिए, ये स्नेहाशीष के लिए क्या बनेगा? कैपिटल है, बिजनेस का कैपिटल है। तो 1 लाख कैपिटल रेज करने के लिए लोन के थ्रू से, ठीक है, लोन कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे? लोन कैपिटल या फिर बोरोड कैपिटल। क्या बोलेंगे सर? बोरोड कैपिटल। थोड़ा बहुत फाइनेंस का बात मैं कर ले रहा हूँ, डोंट वरी, बाकी आगे जाके जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो और अच्छे से समझोगे, ठीक है, बट बेसिक एरिया तो रेडी कर लो। लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। तो स्नेहाशीष नीड 1 लाख कैपिटल फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। उसके लिए स्नेहाशीष का
ये 15% क्या है बोलो तो केसी है सर, केसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर केसी तो समझ रहे हैं सर, केसी इक्वल्स टू 15%, इट्स ओके। बट ये क्या होता है सर, स्नेहासिस को मार्केट से रिटर्न कमाना है, ठीक है। स्नेहासिस अपने बिजनेस में कितना परसेंटेज रिटर्न कमा लेगा तू बोल, मतलब तू अपना जो सेटअप है उसमें कितना कमा लेता है, 20% रिटर्न कमा लेगा। यस सर। हाँ Yes, sir. अगर स्नेहासिस 20% रिटर्न कमा लेता है, ठीक है, R इक्वल्स टू 20%, दैट मींस मार्केट में उसका जो क्लाइंट है, जिसका जीएसटी का काम वो करता है, जिसका इनकम टैक्स का काम करता है, जिसका अकाउंट्स मेंटेन का काम करता है, जिसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का काम करता है, तो स्नेहासिस ये इनसे जो भी इनकम करता है, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है, उससे 20% उसका रहता है। सपोज अगर वो 100 मतलब क्या बोलते हैं 10,000 डाला तो 2,000 उसका रहेगा, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। 10,000 का काम किया तो 2,000 स्नेहासिस का रहेगा। तो अगर स्नेहासिस मार्केट से 20% रिटर्न कमा सकता है, ठीक है, तो स्नेहासिस 5% प्रॉफिट करेगा, बिकॉज 15% तो बैंक को देना है। हाँ सर, यस सर, यस सर, है ना 1 लाख का 15,000 स्नेहासिस ने केसी लगा, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टोटल कैपिटल कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और 1 लाख का 20% दैट इज 20,000 स्नेहासिस ने इनकम किया, बेसिकली रिटर्न जनरेट किया। लेकिन स्नेहासिस अपने पास प्रॉफिट कितना कर पाया सर, प्रॉफिट कितना कर पाया, हाँ 5,000, दैट इज 20K माइनस 15K, दैट मींस 5K। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस का ये 5,000 का जो प्रॉफिट दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, ये जो 5,000 का प्रॉफिट आप लोगों को दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज जो मार्केट में बिजनेस मतलब बैंक का जो लोन है, ये 15% बैंक ले रहा है आपसे, ठीक है, इंटरेस्ट, और 20% जो स्नेहासिस कमा रहा है मार्केट से। पॉइंट इज दैट कि अभी तो स्नेहासिस 20% इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सवाल है कि 15% बैंक कुछ हाई रेट में ही ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बैंक इसको 10% कर देता तो स्नेहासिस भी अपने क्लाइंट को थोड़ा और सस्ता में सर्विस दे देता, है ना। तो इससे स्नेहासिस और ज्यादा क्लाइंट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्नेहासिस अपने क्लाइंट से ज्यादा चार्ज कर रहा है, बिकॉज स्नेहासिस को रिपे भी तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। क्लाइंट के ऊपर चार्ज जो है वो हायर चार्जेस हो रहा है, बिकॉज स्नेहासिस का अपना कॉस्ट ज्यादा है। अब ये ना बिजनेस को ना एक डिमोटिवेट करता है, ठीक है। अगर कोई रिच कस्टमर्स है तो ही स्नेहासिस इसको कनेक्ट कर पाएगा, अगर थोड़ा सा मिडिल क्लास कस्टमर्स है या फिर लोअर मिडिल क्लास कस्टमर्स है, वैसा कस्टमर स्नेहासिस के पास आएगा ही नहीं, टैक्स फाइलिंग करने, जीएसटी फाइलिंग करने नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज रेट हाई चल रहा है ना। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा सर, ये सिर्फ एक स्नेहासिस का बात नहीं है, ये ओवरऑल बिजनेस का बात है, ये इकोनॉमी का बात है। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। एक स्नेहासिस पूरा इकोनॉमी नहीं चलाता है, ठीक है। हो सकता है स्नेहासिस के पास कुछ रिच कस्टमर्स है, पर सभी के पास रिच कस्टमर्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे इंडिया में सिर्फ 10% लोग रिच है सर, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 10% लोग रिच है, बाकी 20% लोग हायर मिडिल क्लास है, बाकी लोग 30% के आसपास 40% के आसपास लोग सिर्फ मिडिल क्लास है, और बाकी 20% के आसपास के लोग बीपीएल है सर, बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे है इंडिया का सिस्टम। तो आप इतना बात तो समझ रहे हो ना। हाँ बोलो सर। ओके हाँ सर, इंडिया का 92% का पॉपुलेशन का इनकम पर मंथ 10,000 का बिलो होता है। 1% मिलेनियर है, 1% मिलेनियर है इंडिया में, टोटल 1% मिलेनियर है। एग्जैक्टली 1% मिलेनियर आदमी पूरा इंडिया को चला रहा है। एग्जैक्टली 1% आदमी पूरा इंडिया को चला रहा है, मैं फिर भी उसको 10% आदमी 1% के अंदर में काम करता है। हाँ मतलब सिंपल बात है कि सिंपल बात है, इंडिया का जो टोटल एसेट्स है 10% लोगों के पास, 10% पीपल के पास, ठीक है, 90% ऑफ द एसेट, और 90% पीपल के पास 10% ऑफ द एसेट्स। सही है ना? सही है, ठीक है, ये है करंट इंडिया का कंडीशन। अब ऐसे লোন নিয়ে বিজনেস রান করতে পারে, তার জন্য তো সিসি লোন তো আছেই। सीसी लोन तो है, बट बात नहीं समझ रहा है। ये इंटरेस्ट सीसी लोन पे जो इंटरेस्ट है, सीसी लोन भी उसी को मिलेगा ना जिसके पास बिजनेस है। सीसी लोन पे भी तो तुझे स्टॉक दिखाना पड़ेगा, या फिर बैंक में सारा साल में एक बार कुछ अमाउंट दिखाना पड़ेगा, कभी लाख का, कभी 2 लाख का। तो ये एक साधारण बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता ऑलवेज। यस सर। ठीक है, ये मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, हायर मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, उनके लिए ठीक ठाक है।
बट जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं, हाउ कैन दे हैंडल? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना, ये जो कैश क्रेडिट लोन है, ये जो तुम जिसका बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है, ये उसी को मिलता है जिनका बैंक में बैलेंस रहता है ना? जिनका बैंक में बैलेंस रहता है। अगर आपका बैंक में बैलेंस नहीं है, बैंक अभी कभी आपको सीसी लोन नहीं देगा, बिकॉज बैंक को पता है कि अगर आप सीसी लोन फेलियर करोगे, बैंक आपके अकाउंट से दूसरा पैसा कहीं ना कहीं से ले लेगा। ठीक है, तो किसी राह चलते किसी को भी सीसी लोन दे देगा क्या? जाके पूछो तो बैंक को कि एक सिंपल एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करेगा और क्या उसको लोन दे देता है कि नहीं? कभी नहीं देगा। बैंक में अपना फैमिली का जो भी गारंटर वगैरह होता है, अगर सही तरह का सब अकाउंट होल्डर है ना, तभी जाके ठीक ठाक से लोन मिलता है। बैंक क्यों फालतू में अपना डिफॉल्ट बढ़ाएगा मार्केट में? है ना, बैंक भी तो अपना एसेट बनाना चाहेगा। हाँ बोलो। देना भी नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए, मैं समझा नहीं। मतलब बिना स्टेटमेंट। हाँ ऑब्वियसली, हाँ देना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली देना भी नहीं चाहिए। क्यों देगा? वो भी तो बिजनेस करने आया है। आपके पास कुछ हो, आपके पास कुछ बिजनेस हो, आपके पास कुछ एसेट्स हो, तभी जाके बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। बिना बात का क्यों देगा? गवर्नमेंट सब्सिडी से डिफरेंट है। हाँ बोलो। तो सर एनपीए इंक्रीज हो जाएगा ना, एनपीए हाँ, हो जाएगा, बैंक का एनपीए खरा, हाँ एग्जैक्टली, बैंक का प्रॉपर्टी गिर जाएगा। बैंक का जो एसेट्स है, बैंक का मेन बिजनेस ही है लोन प्रोवाइड करके बिजनेस करना। जैसे यहाँ पर जो बात हुआ, से फॉर एग्जांपल ये जो पूरा का पूरा स्टैंस, ये मैंने स्टैंसेस के एंगल से समझाया। अगर यही बात मैं बैंक के एंगल से समझाऊं आपको, ठीक है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अगर बैंक के एंगल से समझो, बैंक क्या करता है? 2 मिनट देख लो, म्यूट कर लो, किसी का बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, आई डोंट नो किसका है, बट थोड़ा ज्यादा है। क्या हो गया रे? अच्छा ठीक है, जो भी हुआ। से फॉर एग्जांपल ये एक बैंक है और एक तो बैंक चाहिए मुझे। ये बैंक नहीं, एक ही बैंक से काम ले लेते हैं। चलो दो बैंक लेके क्या करूंगा? एक बैंक है, बैंक का नाम क्या है सर? एसबीआई का है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये हमारा एसबीआई है, ये हमारा एसबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसा, सर मेरे ड्राइंग पे जितना मर्जी हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे कोई पाब्लो पिकासो तो अभी बनना नहीं है। कुछ लोग हैं जो बैंक में क्या करने आते हैं सर? डिपॉजिट करने आते हैं। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बैंक से लोन लेने के लिए आते हैं, मतलब इनका काम ही है कि भाई हमें लोन दे दो। बैंक से क्या करने आता है? लोन मांगने आ जाता है, ठीक है। ये लोन टेकर, ठीक है, बेसिकली लोन के लिए आते हैं बिकॉज उनको बिजनेस करना है। और कुछ लोग हैं जिनको बैंक में डिपॉजिट करना है। तो बैंक क्या करते हैं? सपोज मानो कि इन दोनों से 1 लाख रुपया जमा किया, ये पूरा का पूरा पैसा बैंक मार्केट में नहीं दे सकता, इसका कुछ रिजर्व रेशियो है। सीआरआर एसएलआर के तौर पे कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा और कुछ पैसा ये खुद अपने पास रखेगा सीआरआर एसएलआर के तौर पे, ठीक है। ये पैसा बैंक खर्चा नहीं कर सकता, ये बैंक अपने पास रख सकता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आएगा। तो ये दोनों कभी भी आ सकता है ना बैंक से पैसा मांगने के लिए। तो ऐसे ये दोनों नहीं है सर, नॉट दिस टू, ठीक है। डिपोजिटर दो तो नहीं है सर, दो करके 2 लाख 2 करोड़ तक हो सकता है। और ये जो लोग लोन लेने आते हैं, ये 1 जन 2 जन आएगा बैंक के पास लोन लेने, बैंक लोन देने के लिए ही बैठा हुआ है, बट हर किसी को नहीं। बैंक के पास डिपॉजिट करने, से फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रुपया जमा करने आया है, एफडी किया, ठीक है, या सेविंग्स किया, मैं एवरेज रेट मान रहा हूं सर 6%, ठीक है। तो 1 लाख में बैंक इनको कितना अमाउंट देगा? 1 लाख का 6%, सिंपल समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। 1 लाख पे 6% इनको देगा, कितना देगा? हेलो, 6,000 देगा, 6,000। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, बोलो ना। 1 लाख पे बैंक इसको 6% देगा, मतलब 6,000 इनको पे करेगा। ये बैंक के लिए क्या है? ये बैंक के लिए एक्सपेंस है, ये बैंक का एक्सपेंस है फंड मेंटेन करने का। लोगों ने पैसा देके गया ना, तो ऐसे तो नहीं देके जाएगा, कुछ तो चाहिए। लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है टोटल लेवल में, इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है मैं उसको फाइनेंस में ही बोल सकता हूँ। हम लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डिस्कशंस होता है इस तरह का कि क्यों बैंक 6% देता है, क्यों बैंक 7% देता है, क्यों बैंक आरपी मतलब सेविंग्स में 4% देता है। सबके पीछे ना लॉजिक है, 4% के पीछे लॉजिक है, 6% के पीछे लॉजिक है, ज्यादा पेमेंट इंटरेस्ट देता है तो उसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है। अच्छा सर म्यूट कर लो ना, जब बात करेंगे फिर आप अनम्यूट करना।
लोन टेकर जो लोग है, अब बैंक इनके लिए वेट कर रहा था कि भाई आओ मैं लोन देना चाहता हूँ, तो कुछ मान के चलो कि सर ये 20% जमा कर लिया, ठीक है, CRR SLR पे, तो 20% इधर चला गया, तो बैंक के पास अभी कितना है, 80,000। अब ये 80,000 बैंक इनको लोन दे सकता है। अब ये 80,000 बैंक इनको 6% अगर इनको दे रहा है, तो कम से कम 10% तो लेगा ना सर इंटरेस्ट देके। तो बैंक कैसे इनकम किया, 6,000 इनको पे किया और इनको 80,000 का लोन दिया, तो 10%, ठीक है, तो 80,000 में से 10% बैंक को इनकम हुआ, तो 10% मतलब कितना, 8,000। तो बेसिकली 1 लाख डिपॉजिट पाने के बाद बैंक ने उसको सर्कुलेट किया मार्केट में, तो 8,000 बैंक ने इनकम किया, रेवेन्यू मतलब ये बैंक का सेल है बेसिकली, ठीक है, और इससे माइनस कर दो आप एक्सपेंस को, एक्सपेंस कितना है 6,000 का। तो अल्टीमेटली एनुअली देखा जाए तो बैंक 1 लाख रुपए डिपॉजिट से 2,000 इनकम कर सकता है। अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज दैट बैंक इनकम तभी कर सकता है जब और से और लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने आएगा। ये सर नो, लोन टेकर का नंबर अगर ज्यादा होगा, मतलब देखो सर आम नॉर्मल लोग तो लोन लेने नहीं जाएगा, है ना, हाउसिंग लोन, ऑटोमोबाइल लोन, ये सब तभी हो सकता है जब मार्केट में बिजनेस हो। मार्केट में बिजनेस होगा तभी जाके हाउसिंग लोन, ऑटोमोबाइल लोन बढ़ेगा, बिकॉज बिजनेस होगा तो जॉब होगा, जॉब होगा तो जॉब वाले लोग आएगा, बोलेगा भाई मुझे घर बनाना है, कोई बोलेगा मुझे ऑटोमोबाइल मतलब 4 चक्का खरीदना है, तो 4 चक्का खरीदेगा, ऑटोमोबाइल खरीदेगा, कहां से खरीदेगा, उसके लिए बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस होगा तो बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, उसके लिए वो लोन लेगा। फिर बिजनेसमैन के पास, अभी अनिमेश एक अच्छा बात कर रहा था कि 1% लोगों के पास 90% लोग काम करता है, ठीक है, तो ये सिचुएशन है करेंटली, लेकिन ये सिचुएशन बदलेगा सर, जरूर बदलेगा, बदल रहा है, बदल रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, बदल रहा है। देखो सर, वही इंसान इनकम कर सकता है मार्केट से जो मार्केट को पॉजिटिव वे में देखता है और जो अपने भारत को बढ़ते हुए देखना चाहता है। अगर आप अपने भारत को बढ़ते हुए देखना चाहते हो, मैं आपको बोलता हूं कि आप हमेशा इनकम में रहोगे, लेकिन अगर आपको अपने भारत के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है ना, तो आप कभी इनकम नहीं कर सकते। सर क्या बात करते हो आप लोगों ने, मेरा बात समझा नहीं शायद। आपका भारत तभी बढ़ेगा जब आप पॉजिटिव हो अपने भारत के लिए, अपने देश के बारे में अगर आप पॉजिटिव रहोगे, देश की इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव रहोगे, आपके सोच में अगर ये रहेगा कि हमारा इंडिया ग्रो करेगा, हमारे देश का बिजनेस ग्रो करेगा, तभी जाके आप मार्केट के साथ चल पाओगे। बीच में शॉर्ट टर्म अप डाउन रहेगा, पर अगर आप ये विश्वास करते हो अपने देश के बारे में कि यस मेरा कंट्री बढ़ सकता है, मेरा कंट्री में उतना ताकत है। एक बहुत फेमस डायलॉग है किसी एक मूवी का, मुझे याद आ रहा है, तो बोलते हैं कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। सुने आप लोगों ने ये डायलॉग? हाँ सर, तो देश नहीं का सुने पता सर। नहीं, हाँ बोलो आदमी सर। होता है कोई हाँ आदमी बोलो। आदमी का सुने, आदमी परफेक्ट। हाँ ये देश का भी है एक, जो भी हो, मैं चलो कोई नहीं सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल दिया, कोई भी देश परफेक्ट होता नहीं, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, और ये परफेक्ट बनेगा डे बाय डे, कहीं ना कहीं से परफेक्ट बनेगा। जो भी आज के डेट में, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, जो भी मार्केट में पैसा डाल के बिलियनियर मिलेनियर बना है ना, वो ये जरूर समझता है कि इंडिया बढ़ेगा। अगर ये समझ इनके अंदर नहीं है ना, तो वो कभी मिलेनियर बिलियनियर नहीं बन सकता। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? बोलो सर, अगर इलॉजिकल है तो बोल सकते हो। अगर आप ये सोचते ही नहीं हो, अगर आप ये सोचते नहीं हो कि इंडिया बढ़ नहीं सकता, अगर आप ऑलवेज नेगेटिव सोचते हो कि देश का कुछ नहीं होने वाला है, देश मेरे लिए क्या किया है, अरे भाई आप देश के लिए कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, देखना देश भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट से कंट्री चलता है सर, ठीक है, लेकिन क्या नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा, नेगेटिव भी आएगा, बट नेगेटिव जो भी आएगा छोटा मोटा आएगा, ठीक है सर। ग्लोबल इफेक्ट, एकदम ग्लोबल इफेक्ट भी इंडियन इकोनॉमी में पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, वो भी आएगा, लेकिन ये ग्लोबल इफेक्ट छोटा मोटा जो भी नेगेटिव सेंटीमेंट है, जैसे नेगेटिव सेंटीमेंट भी मार्केट को नीचे गिराता है, ग्लोबल पॉजिटिव सेंटीमेंट भी मार्केट को ऊपर गिराता है, जो करेंटली चल रहा है, जो करेंटली मार्केट अप ट्रेंड है ना, ये ग्लोबल इकोनॉमी का असर है। आगे बात करता हूं सर, रुको। तो आज तो सर आप इकोनॉमी में तहस नहस हो जाओगे, आज मैं आप लोगों को पागल कर दूंगा इकोनॉमी बोलते बोलते। अच्छा, तो आई होप आपको बैंक का भी इनकम समझ में आया और पब्लिक का बिजनेस का सोच भी समझ में आया कि अगर देश के अंदर लोगों का बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगा, ठीक है, बिजनेसमैन लोन लेने आएगा, ठीक है, फिर बिजनेसमैन के पास, ये 1 बिजनेसमैन है, इनके पास अगर 9 पर्सन जॉब मिलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियर्स,
डॉक्टर्स, किसी को भी जॉब मिल रहा है, ठीक है। तो 9% है जॉबर्स, ठीक है, ये लोग जॉब करने पहुंचा, इनको सैलरी मिला, तो फिर ये बोला भाई मेरे को एक घर बनाना है, तो होम लोन का डिमांड बढ़ेगा, फिर कार लोन का डिमांड बढ़ेगा, अरे समझ में आ रहा है। फिर कंज्यूमर लोन तो है, बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी वो भी है, ठीक है, कंज्यूमर लोन का डिमांड बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना सर, बैंकिंग सिस्टम से मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? मतलब डोर जो है वो आरबीआई के हाथ में है। डोर किसके हाथ में? इकोनॉमी का, आरबीआई के हाथ में। और आप बोलते हो कि हमें आरबीआई नहीं समझना है, आप बोलते हो कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी नहीं समझना है। हम तो पढ़ के आए हैं सर, हमें सब आता है, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से सुना हो। अगर इतना समझ आ गया हो तब तो सबको इकोनॉमी को समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी कौन समझ पाता है? तब तो हर कोई बिलियनियर बन जाना चाहिए था इतना दिन में, लेकिन बना क्यों नहीं? जो समझा वो बना है, जो नहीं समझा वो नहीं बन पाया। क्या बोलते हो सर, सबको बिलियनियर बनना जरूरी है क्या? अरे नहीं, ये तो मैं मजाक से बोल रहा हूँ, बात को समझा करो। सर आरबीआई के साइड में चलते हैं। कभी भी अगर आपको चेक करना है डिटेल्स, आप आरबीआई के साइड में जाओ और चेक करो, ठीक है, इधर उधर ना ढूंढो, आरबीआई के साइड में जाके आपको सारा का सारा डिटेल्स मिलेगा। क्या क्या रेट चल रहा है मार्केट में, वी विल गेट एवरीथिंग। पॉलिसी रेट, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%, बैंक रेट 4.25%, रिजर्व सीआरआर चल रहा है 4%, एसएलआर चल रहा है 18%, एक्सचेंज रेट छोड़ो सर, ये हमारा करंट डिस्कशंस नहीं है। बेस रेट, एमसीएलआर, सेविंग्स डिपॉजिट, 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। हेलो, बोलो सर। कहाँ पे दिख रहा है सर? स्क्रीन कहाँ आ रहा है? स्क्रीन नहीं है? नहीं, स्क्रीन नहीं है सर, इसमें स्क्रीन में कहाँ आ रहा है? बस इंडिया है स्क्रीन में, कुछ नहीं। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। स्क्रीन शेयर तो है सर, स्क्रीन पे मैप इंडिया दिखा दिखा रहा है, सिर्फ इंडिया का मैप दिखा रहा है। नेटवर्क इश्यूज है क्या? एक रुको रुको, नहीं नहीं স্ক্রিনটা মানে ফ্রিজ থেকে ছিল। এখন हाँ ये वाला, हाँ ये है। आया? बस सर, आया? सबको दिख रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नहीं दिखाई दे रहा है तो सर, केस दिखा रहा है। सर देखते पाচ্ছি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এখন গোল করলে আবার। आया, अभी आया सर, आ गया आ गया। अच्छा, वो नेटवर्क इश्यूज है, ठीक है। दिख रहा है अभी? ये देखो सर, हाँ जस्ट अ सेकंड। दिख रहा है ना सबको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेज? बोलो ना थोड़ा। हाँ दिखाई दे रहा है सर। ओके देखो सर, अब हाँ ये देखो सर, मैं आपको रेट दिखा रहा था, ये रेट करेंटली मार्केट में चल रहा है। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो 3.35%। सर क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ, और ये मार्केट को किस तरह का असर डालते हैं वो भी मैं समझाता हूँ। पॉलिसी रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेशियो। अभी मैं आपको बोल रहा था ना सर, रिजर्व सीआरआर एसएलआर के बारे में, ठीक है, जमा करना पड़ता है बैंक को। हम लोग जो भी डिपॉजिट बैंक को करते हैं उसका कुछ परसेंटेज बैंक आरबीआई में जमा करते हैं, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और कुछ को बैंक अपने पास ही रखते हैं, जिसको 18% रखा है करेंटली। अब सर ये कैसे इंपैक्ट डालता है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या इंपैक्ट डालता है ये मार्केट को, बहुत जोर का, आप सोच भी नहीं सकते क्या इंपैक्ट डाल सकता है। ओके चलो सर, अब आगे देखते हैं क्या सिचुएशंस बना सकते हैं हम लोग। ओके, स्क्रीन शेयर है ना प्रॉपरली? मतलब जब मैं स्वैप कर रहा हूँ तब भी दिख रहा है ना? यस सर, ओके ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज पढ़ा कि बोलते हैं कि while setting the interest rates, the RBI has to strike the balance between growth and inflation. In a nutshell, if the interest rates are high, that means borrowing rates are high, particularly for corporates. If corporate can't borrow easily, they can't grow. That means अगर business borrow नहीं कर सकता, अगर business को loan नहीं मिलता, तो business को कैसे सेटअप करेगा? चाहे वो बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, उसको लोन चाहिए। इफ कॉर्पोरेट डोंट ग्रो, द इकोनॉमी स्लो डाउन। अगर कंपनी नहीं बनेगा तो फिर इकोनॉमी स्लो डाउन तो होगा कि नहीं होगा? बोलो सर, कंपनी नहीं बढ़ेगा तो फिर बिजनेस कौन करेगा, और बिजनेस नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली जॉब कौन देगा? हाँ सर, हाँ सही बात है सर, इकोनॉमी स्लो डाउन में चला जाएगा फिर। एकदम। तो ये सिस्टम पूरा आरबीआई के हाथ में बंधा हुआ है
ऑन द अदर हैंड व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर लो, अब उल्टा सोचो, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट लोअर होगा दैट मींस आरबीआई जिस रेट में बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं अगर ये लोअर होगा, बोरोइंग बिकम्स इजियर, बोरोइंग बिकम्स इजियर, मतलब कॉर्पोरेट को इजीली लोन मिलेगा। दिस ट्रांसलेट्स मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट के हाथ में लोन ज्यादा पहुंचेगा, कंज्यूमर के हाथ में भी ज्यादा लोन होगा। विद मोर मनी देयर इज इंक्रीज स्पेंडिंग, लोग खर्चा करेगा, लोग खर्चा करेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, व्हिच मींस द सेलर टेंड टू इंक्रीज प्राइस। अब देखो सर, जब एक साथ सब लोग खर्चा करना चालू कर देगा ना, मार्केट में डिमांड आ जाएगा, और जैसे ही मार्केट में डिमांड आ जाएगा सबके हाथ में पैसा। अब सबके हाथ में पैसा मतलब क्या है कि रिच के हाथ में और पैसा, मिडिल क्लास के हाथ में भी पैसा, पुअर के हाथ में भी पैसा, प्रोडक्ट के लिए सभी कोई दाम देना चाहता है। अब ऐसे केसेस में दुकानदार क्या करेगा, वो प्राइस को इंक्रीज कर देगा। अब वो जैसे ही प्राइस इंक्रीज करता है वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर लेता है। अब लोगों को ये बात कुछ समझ में आया? अगर इस पॉइंट में मुझे आपको कुछ बोलना है तो आप बोलो कि इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होता है, जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बोलो तो। अब इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन मेंटेन होना जरूरी है, एकदम इन्फ्लेशन नहीं रहेगा ये खराब बात है। इन्फ्लेशन मतलब समझते हो ना सर, महंगाई, या फिर इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मूल्य वृद्धि, मतलब ओवरऑल मार्केट में सारे के सारे चीजों का, प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इज 2.5 to 3%, इन्फ्लेशन इज ओके। 5% तक कंट्रोलेबल है, 5% तक कंट्रोलेबल है, मतलब हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। मोर देन 5% इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हानिकारक है। अगर 5% निकल जाता है ना तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी हालत में पुअर मतलब गरीब और गरीब हो जाते हैं, ठीक है। तो टू मच इन्फ्लेशन इज नॉट गुड। आगे आगे इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन करेंटली मेरा फोकस एरिया सिर्फ इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट लोअर करना भी एक मुश्किल है। तो सर इंटरेस्ट रेट को अगर बैंक लो रेट में देगा तो फिर बैंक के लिए क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा, बैंक का बिजनेस बढ़ जाएगा, कॉर्पोरेट के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा। कॉर्पोरेट के हाथ में ज्यादा पैसा मतलब कंज्यूमर का हाथ में ज्यादा पैसा, कंज्यूमर के हाथ में पैसा मतलब वो ज्यादा स्पेंड करेगा, वो ज्यादा स्पेंड करेगा मतलब बिजनेसमैन का बेचेगा, कॉर्पोरेट का प्रोडक्ट बेचेगा तो छोटा मोटा बिजनेसमैन का भी सेलिंग बढ़ेगा। और जैसे इनका सेलिंग बढ़ेगा, मुश्किल क्या है कि अगर ये ज्यादा होता जाए ना तो ये इन्फ्लेशन बनाता है। अब इसको बाद में कंट्रोलिंग सिखाएंगे आपको, या बाद में मैं आपको इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लेशन ही रहेगा, बट बिफोर दैट वी मस्ट डिस्कस, in order to strike a balance the RBI has to consider all the factors, should carefully set a few key rates. Any imbalance in these rates can lead to an economic chaos. आरबीआई कुछ रेट बना के चलता है, फाइनेंशियल रेट्स है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है ना, chaos हो जाएगा। क्या क्या रेट है, रेपो रेट। अब व्हाट इज रेपो, देखो सर, रेपो समझ लो और फिर रेपो के ऊपर डिपेंड करके आपको मैं कंपनी भी बताऊंगा कि क्या इंपैक्ट आता है। जस्ट वेट करो और वॉच करो और फिर मार्केट समझना, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा पेशेंस रखो। रेपो रेट, व्हेनेवर बैंक्स वांट टू बोरो मनी दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई, है ना। व्हेनेवर बैंक्स वांट टू बोरो मनी दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई के पास पैसा है, बैंक ने रखा है, आरबीआई बॉन्ड इशू करके लिया है, आरबीआई के पास, आरबीआई हमारा देश का तिजोरी है, ठीक है। तो उनको जब भी पैसा चाहिए होता है, उनके पास अगर शॉर्टेज ऑफ फंड है, बैंक बोरो कर सकता है आरबीआई से। द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर बैंक्स इज कॉल्ड द रेपो रेट। जिस रेट में आरबीआई दूसरे बैंक को मतलब कॉमर्शियल बैंक को पैसा धार देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। इफ रेपो रेट इज हाई दैट मींस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज हाई लीडिंग टू अ स्लो ग्रोथ इन द इकोनॉमी। करेंटली द रेपो रेट इन इंडिया इज 8%। सर ये जब किताब लिखा गया है 2013-14 का बात है सर, 2013-14 के आसपास का टाइम का बात चल रहा है। उस टाइम पे रेपो रेट 8% था। अभी रेपो कितना चल रहा है, 14-15 का बात था, रेपो 8% था। अभी रेपो कितना, करंट रेपो रेट दिख रहा है? हाँ सर, करंट रेपो रेट 4% है सर। तो इज दिस गुड फॉर द कंट्री? यस 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 सर। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव में सोचो तो ये 5 साल में 4-5 साल ही हुआ है। एक टाइम पे 8% हुआ करता था, पूरा आधा हो गया है। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या चाहता है, गवर्नमेंट चाहते हैं, आरबीआई की गवर्नमेंट को बता के रखा है कि रेपो रेट को इंक्रीज मत करो बिकॉज वी नीड बिजनेस। इंडिया का जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है ना, इंडिया का जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है, इस मेक इन इंडिया पॉलिसी में रेपो रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो इंडिया मेक इन इंडिया कैसे करेगा?
मेक इन इंडिया मतलब चाइना से डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देश में बनाना होगा। रातों रात चेंजेस नहीं आएगा, रातों रात चेंजेस नहीं आएगा। उसके लिए आपको इकोनॉमी को बैलेंस रखना होगा। इसलिए रेपो कम किया गया धीरे धीरे। एक टाइम पे 8% था, मतलब बैंक हाई रेट में आरबीआई लोन देता था बैंक को, तो और बैंक भी हाई रेट में पब्लिक को देगा, कॉर्पोरेट को देगा, तो ऑटोमेटिकली लोन लेने का इच्छा कम हो जाएगा बैंक का, मतलब कॉर्पोरेट्स का, तो मार्केट में बिजनेस कम हो जाएगा। लेकिन करंट सिनेरियो बिजनेस को मूवमेंट दे रहा है सर, करंट सिनेरियो बिजनेस को मूवमेंट दे रहा है। हाँ सर बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, यस सर। नाउ रेपो रेट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना? मार्केट क्या चाहते हैं, स्टॉक मार्केट क्या चाहता है? मार्केट डोंट लाइक आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट। जब भी आप देखना रेपो रेट हर क्वार्टर में आता है, एवरी क्वार्टर रेपो मतलब रेपो का डिसीजंस लिया जाता है। खोज रखना, न्यूज देखना, हमेशा आपको पता चलेगा। कुछ नहीं तो आरबीआई के साइड में जाके ही देख लेना, न्यूज तो आ ही जाएगा। एवरी क्वार्टर जब मार्केट में रेपो रेट का न्यूज आएगा, ऑलवेज आप लोग एकदम बी अवेयर, ओके? रेपो रेट का न्यूज आएगा, आप एकदम नजर डालना कि अगर आरबीआई रेपो रेट को सेम रखता है तो मार्केट ठीक है, कम करता है मार्केट ज्यादा उछलता है। सेंसेक्स निफ्टी ज्यादा उछलेगा सर, सेंसेक्स निफ्टी ज्यादा उछलेगा मतलब बुलिश हो जाएगा, लेकिन रेपो इंक्रीज कर देगा, सेंसेक्स निफ्टी डाउन हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है, मैं आगे बात करता हूँ, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है जिसमें बहुत जोर का असर आता है। बैंक तो डायरेक्टली दिख ही रहा है, बैंकिंग सेक्टर आपको डायरेक्टली समझ आ ही जाएगा, ठीक है? करंट रेट में अगर मैं आपको अलग अलग बैंक दिखाऊं ना, आप देखोगे कि कुछ दिनों में, कुछ सालों में बिजनेस जबरदस्त बढ़ा है बैंक का। मैं आगे आगे दिखाता हूँ आपको, रुको तो सही आप। रेपो, रिवर्स रेपो रेट। Sir, what is reverse repo? Reverse repo rate is that rate at which RBI borrow money from bank. It's not a good situation. लेकिन कभी-कभी RBI को भी फंड का शॉर्टेज होता है, वो बैंक से लोन लेता है। बैंक ना बड़ा खुशी-खुशी RBI को लोन देना पसंद करता है। क्यों जानते हो? When bank lends money to RBI, they are certain that RBI will not default. RBI कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, and hence they are happier to lend their money to RBI as opposed to corporate. Because corporate लोन डुबा सकता है, पर RBI कभी भी लोन नहीं डुबाएगा। और जरूरत पड़ने से फंड देके, सरकार का फंड रिलीज करके बैंक को वापस करेगा। However, when bank choose to lend money to the RBI instead of corporate entity, the supply of money in the banking system reduce. अगर बैंक कॉर्पोरेट को लोन ना देके बैंक को लोन दे देता है, ये बहुत खतरनाक सिनेरियो है। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिनेरियो। सारा का सारा पैसा सरकार के हाथ में, सारा का सारा पैसा आरबीआई के हाथ में। पैसा है बट वो इकोनॉमी में यूज नहीं हो रहा है। आप लोग बात समझ रहे हो? सर ऐसा होता है क्या? होता है सर, जब इन्फ्लेशन टू मच हो जाता है। जब इन्फ्लेशन टू मच, बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, लोग कुछ भी प्रोडक्ट का दाम किए जा रहा है, लोगों के हाथ से पैसा हटाना चाहिए। जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, तब इस तरह का सिस्टम यूज किया जाता है। आरबीआई बैंक मार्केट में लोन ना देके आरबीआई को लोन दे देता है। सिस्टम से पैसा गायब, सिस्टम से पैसा गायब, मतलब जो मॉनेटरी सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम से पैसा गायब हो जाएगा। लेकिन ये मार्केट के लिए अच्छा बात नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। 2008 में यही तो हुआ था, 2008 में लेमन ब्रदर्स का यही तो हुआ था सर। खेल क्या हुआ था 2008 में, पता है आप लोगों को? हाँ सर। 2008 का केस, बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहता है? बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो सर, बोलो। हाँ, लेमन ब्रदर्स में मार्केट से पैसे उठा लिया तो उसको वापस नहीं कर पाया, ऐसा कुछ हुआ था। एग्जैक्टली सर, 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताता हूँ। मेनली दो कॉन्सेप्ट था। एक, अमेरिकन फेडरल जो था उसने ये डिसाइड किया था कि अमेरिका में सबके पास घर होगा, सबका पर्सनल घर होगा, कोई रेंट में नहीं रहेगा। इसके लिए फेडरल ने बोला था, मतलब जो गवर्नमेंट था उसका डिसीजन था। ये आपका लास्ट उस टाइम पे ओबामा से पहले, बिफोर ओबामा के पहले कौन था? बुश था सर, जॉर्ज बुश था। बुश ने डिसीजन लिया था कि अमेरिका में किसी का ऐसा नहीं होगा कि घर नहीं है, इसलिए जितना मर्जी लोन दो घर के लिए, जितना मर्जी लोन दो घर के लिए, ठीक है? और लोगों ने घर के लिए लोन तो ले लिया, बट किसी ने घर के लोन वापस नहीं किया, और कोई बिना किसी सिक्योरिटी का, विदाउट एनी मॉर्गेज, ठीक है? द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2007-8 also known as global financial crisis, as a severe worldwide economic crisis.
Prior to the COVID-19 recession in 2020, it was considered by many economists to have been most serious financial crisis since the Great Depression. Great Depression 1930 में हुआ था, 1930s में, सेकेंड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में, ठीक है। उसके बाद सबसे भयंकर क्राइसिस हुआ था 2008 में, और उसके बाद सबसे भयंकर क्राइसिस अभी कोविड-19 के कारण हुआ है। तो ये सब होता रहता है, लेकिन सवाल है क्या ये सब समझ आता है हम लोगों को? ये समझना जरूरी है। ये देखो क्या बोलता है, बैंकरप्सी, फेडरल रिजर्व सिस्टम फॉलो हो गया था, अमेरिकन फेडरल रिजर्व सिस्टम फॉलो किया था, मतलब उन्होंने मार्केट में पैसा पूरा का पूरा दे दिया, सिस्टम में पैसा ही नहीं है बिजनेस के लिए। लेमन ब्रदर्स फॉलो हो गया था, बिकॉज लेमन ब्रदर्स के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे कंपनी का फाइनेंस डिपेंड कर रहा था, ठीक है, और इसके कारण लेमन ब्रदर्स भी किसी को प्रॉपरली फाइनेंस नहीं कर पाया। तो क्या हुआ ना, पूरा मार्केट में स्पेशली फॉरेन इकोनॉमी जो था, फॉरेन इकोनॉमी में जो भी कंट्रीज था, वो सारा का सारा ग्लोबल इकोनॉमी का जो भी पैसा अमेरिका में था, और अमेरिका से सब धड़ाधड़ पैसा उठाना चालू कर दिया। और ये अल्टीमेटली, इसका अलग केस स्टडीज कभी करूंगा मैं, ये बस मैं 2 मिनट में नहीं बोल सकता। इट्स इंटरेस्टिंग एरिया, मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, नेक्स्ट दिन मैं बताऊंगा आपको 2008 में क्या हुआ था, ठीक है। ये देखो, bankruptcy of Lehman Brothers on September 15, 2018 and subsequent international banking crisis. अल्टीमेटली बैंकिंग क्राइसिस हुआ था। अब ये बैंकिंग क्राइसिस कैसे हुआ आप समझ रहे हो ना, अल्टीमेटली फेडरल की गलती के कारण। अमेरिका का जो आरबीआई है, दैट इज फेडरल रिजर्व जो है, वो संभाल नहीं पाया, सिस्टम से पैसा गायब, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो धड़ाधड़ पैसा उठाना चालू कर दिया। जैसे सिस्टम से अगर पैसा गायब हो जाएगा, ठीक है, ये देखो मैं बोला था आपको, यूनाइटेड स्टेट हाउसिंग बबल, ये हाउसिंग बबल का कॉन्सेप्ट था, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग बाय बैंक, एक्सेसिव रिस्क, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था, और अल्टीमेटली एक गलत डिसीजन का शिकार हुआ, और अमेरिका इतना भयंकर हालत किया कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी उसके असर में पड़ गया। इंडिया में उससे बाहर नहीं था। बोलो सर। तो इलेक्शन आ रहा था। हाँ, इलेक्शन आ रहा था, उधर भी ऐसा होता है। हाँ उधर भी ऐसा होता है। हाँ सर, उधर भी ऐसा होता है। अरे वो सर, भी आप सही है। आपको क्या लगता है हमारे देश में पॉलिटिक्स ऐसा है, वहां पर भी ऐसा है। शुक्र करो कि इंडिया, एक चीज क्या है ना, इंडिया का अभी तक का, हाँ ये जरूर है, देखो एक इंडिया बड़ा कंट्री है, इंडिया अमेरिका से छोटा है, उसका पॉपुलेशन लोअर है, तो इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता, बट इंडिया का पॉपुलेशन थोड़ा हायर है ना, इसलिए गरीबी दिखता है। और इंडिया के पीछे ना बहुत पुराना, बहुत इन्वेशन का कहानी है, इंडिया का हिस्ट्री थोड़ा अलग है, बहुत लोग लूटा है हम लोगों को, ठीक है, मारा पीटा बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। अमेरिका के साथ इतना कुछ नहीं हुआ, बिकॉज अमेरिका के साथ हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तो इंडिया का ये प्रॉब्लम है, थोड़ा हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है इसका, तो कभी बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ। बट करेंटली इंडिया, एक चीज आप मान के चलो कि इंडिया बड़ा स्टेबल है, और इसका मेन चीज की ना इंडिया का कल्चर है। हमारा जो कल्चर है ना, कल्चर को कभी नष्ट नहीं होने देना सर, कभी नहीं, ठीक है। ये भारत का जो मिट्टी का कल्चर है ना, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा, अगर मैं हिंदुइज्म बोल दूं तो फिर उसका अलग मतलब निकल जाएगा। बेसिकली जो इंडियंस है वो हिंदू है, और कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा कल्चर है कि हम लोग को स्टेबल रखता है। तो स्टेबल रहने के लिए ना आपके पास ना वो मानसिकता होना चाहिए, यू नीड दैट काइंड ऑफ, मतलब मेंटेलिटी, वो मेंटेलिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ भी नहीं करना है, इतना बड़ा इकोनॉमी चलाता है यूएसए, फिर भी वो गिर गया, लेकिन इंडिया इतना पॉपुलेशन कंट्री है, इतना पॉपुलेटेड कंट्री है, फिर भी अपने आप को संभाल के रखता है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट आप जरूर ले सकते हो इंडिया से। प्रॉब्लम जरूर है, मैं प्रॉब्लम के बारे में बहुत बात करता हूँ, बट कभी कभी पॉजिटिव चीज भी देखा करो। 135 करोड़ आबादी, ठीक है, 135 करोड़ आबादी को संभालना, चाइना से भी आधा साइज है इंडिया का। इंडिया, चाइना का साइज इतना बड़ा है सर कि इंडिया जैसा कंट्री उसके अंदर 2 आ जाएगा। चाइना का 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, बट इंडिया से साइज में डबल है, साइज में इंडिया से डबल है, फिर भी इंडिया अपने आप को संभाल रहा है। इट्स अ गुड साइन। अभी क्या है ना, जल्दी ब्रिटिश का चमचागिरी खत्म हो जाएगा। अभी भी इंडियन के अंदर से ना ब्रिटिश पंथी नहीं गया। जब जितना जल्दी वेस्टर्न कल्चर खत्म होगा, उतना जल्दी इंडिया आगे बढ़ेगा। सर क्या बोल रहे हो? यस सर। कोई भी कंट्री ना अपनापन से बढ़ता है, कॉपी पेस्ट से आप ज्यादा बढ़ नहीं सकते। आपका इंप्रूवमेंट कॉपी पेस्ट से कभी नहीं हो सकता जब तक आप उसके अंदर अपनापंथी नहीं लाते हो। हाँ, दुनिया से सीखो, सीखने के लिए दुनिया के पास बहुत कुछ है, आप जिसका जो अच्छा है वो ले लो, बट अल्टीमेटली उसको यूज करो अपनी तरह, मतलब यूज योर ओन टेक्निक, डोंट कॉपी पेस्ट एनीवन। किशोर कुमार दुनिया में एक ही हुआ है, बहुत लोग किशोर कुमार को कॉपी करने का कोशिश किया, कोई किशोर कुमार नहीं बन पाया। लता मंगेशकर को भी कॉपी करने का कोशिश किया, कोई लता मंगेशकर नहीं बन पाया। सचिन को कॉपी करके कोई सचिन नहीं बन सकता। आप सचिन से सीखो,
बट आपको उसके अंदर अपना चीज डालना है। आप क्या मेरा बात समझ रहे हो सर? हाँ क्या मैं हाँ सर, यस सर, परसेप्शन गलत है? हाँ सर, नहीं सर सही है। नहीं सर, हाँ यही परसेप्शन इंडिया को बढ़ा सकता है सर, यही इंडिया का मेन तो स्ट्रेंथ चाइना है। में, हाँ बोलो सर, जो चाइना में है, एग्जैक्टली सर, आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर। जो चाइना के पास है, चाइना दुनिया से सीखता है बट उसमें वो अपना परसेप्शन लगाता है। ये अलग बात, चाइना बहुत ज्यादा ना, मतलब फॉरेन कंट्री से ना लूटा नहीं गया। बीच में एक बार ब्रिटिश कंट्रोल किया था चाइना को, बट ज्यादा देर तक नहीं कर पाया। और चाइना ना कभी भी किसी भी तरह का इन्वेशन को, चाइना का जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो चाइना ने पूरा इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर्स में देके रखा है, ये बेसिकली इन्वेशन से रोकने के लिए, ये चाइना का एक बहुत बड़ा खूबी है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हमेशा, किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया, जो इंडिया नहीं कर पाया, जो इंडिया ज्यादा नहीं कर पाया। इंडिया बहुत जल्दी ना लोगों की बातों पे आ गया, बहुत ज्यादा भरोसा कर लेता था, ये बात इंडिया का प्रॉब्लम कर दिया। इसलिए देखो ना, भारत यहां से था इतना बड़ा भारत था, ठीक है, इतना बड़ा भारत आज कितना हो गया, ये था भारत का साइज, देख पा रहे आप? ये सॉरी अफगानिस्तान भी ले लो, ये कहाँ जाएगा, भारत का साइज इतना था। ये पिक्चर नहीं आ रहा, कहाँ है? फिर से गायब हो गया क्या? सर फ्रीज हो गया सर। क्या हो गया? फ्रीज हो गया? यस सर। लग रहा है आज मेरे यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज है, नहीं तो इतना प्रॉब्लम तो होता नहीं है। फिर से रीशेयर कर रहा हूँ, देखो देखो तो अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन में? दिख रहा है सर, इंडिया का मैप दिख रहा है, हाँ, मैं एक्चुअली आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है, वर्ल्ड मैप। हाँ मैं आपको एक्चुअली दिखा रहा था भारत का साइज, लेकिन हम लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया, इसलिए धीरे धीरे हमारा साइज कम हो गया। ठीक है, इतना बड़ा था भारत, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक, ठीक है ब्रह्मो देश के नाम से जाना जाता था, उधर अफगानिस्तान को गांधार के नाम से जाना जाता था। चलो सर हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर हिस्ट्री क्लास चल रहा है क्या? अरे कोई बात नहीं सर, देखो ओके। रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? रिवर्स रेपो रेट मतलब आप समझ गए, रिवर्स रेपो ज्यादा हो जाए ये भी अच्छा बात नहीं है ना। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो इज नॉट ग्रेट फॉर द इकोनॉमी एज इट टाइटन्स द सप्लाई ऑफ मनी, बिकॉज बैंक सारा का सारा पैसा किसको दे देगा? आरबीआई को दे देगा। रिवर्स रेपो इज करेंटली 7%, 2014-15 के आसपास 7% का रिवर्स रेपो था। करेंटली रिवर्स रेपो कितना चल रहा है? करेंटली रिवर्स रेपो कितना चल रहा है सर, बोलो? 3.35, पूरा आधा हो गया, दिखाई दिया? बोलिएगा सर। यस सर, है ना? तो अगेन इट्स अ गुड थिंग फॉर द कंकरेंट इंडियन कॉन्सेप्ट। अब ये अलग बात कि इंडियंस को बिजनेस करना ज्यादा नहीं आता, एक्सेप्ट कुछ टू सम देयर आर सम कम्युनिटीज जो बिजनेस करना पसंद करता है, लाइक गुजरातीज, मारवाड़ीज, है ना सर, साउथ इंडियंस का बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है, ठीक है, और गुजराती मारवाड़ी एकदम पक्का बनिया है सर। तो बंगालीज के अंदर अभी भी बिजनेस का भूत नहीं आया है, ठीक है, पता नहीं कब आएगा। आई सीरियसली आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दिस थिंग्स कि अभी भी बंगालीज बिजनेस करना नहीं सीखा प्रॉपर्ली, जो एक जमाने में बंगालीज भी बहुत अच्छा बिजनेस करता था। इवन ब्रिटिश पीरियड में भारत का एक पहिया था, मतलब भारत अगर दो हाथ में बंधा था, एक गुजरात और एक बंगाल, जो पूरा भारत को चलाता था, इतना समझ लो आप, पूरा भारत को खिलाने का ताकत रखता था वेस्ट बंगाल। आज वो वाला बंगाल नहीं है। पॉइंट इज दैट, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बिजनेस का अपॉर्चुनिटी करंट सिनेरियो दे रहा है, बट पॉइंट इज दैट क्या हम लोगों को बिजनेस करना आता है? हम लोगों को तो सबको जॉब चाहिए, बिहारी को पूछो जॉब चाहिए, यूपी वाले को पूछो जॉब चाहिए, कलकत्ता वाले को पूछो जॉब चाहिए, उड़ीसा को पूछो जॉब चाहिए। थोड़ा बहुत कर्नाटका में कल्चर है बिजनेस का, तमिलियंस के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल कल्चर है, ठीक है, महाराष्ट्र मिक्स्ड अप है, ठीक है, लेकिन गुजरात, राजस्थान के पास बिजनेस का कल्चर है, ठीक है। तो जिनके पास बिजनेस कल्चर है वो अपॉर्चुनिटी ले रहा है, और जो बिजनेस कल्चर के साथ इनकलकेट नहीं हो पा रहा है वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाएगा, है ना सर। इवन नॉर्थ ईस्ट के पास भी बिजनेस कल्चर है, पर नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर है।
नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तो वो भी इसको अपॉर्चुनिटी ले सकता है। पूरा देश को इम्प्रूव करना है सर। हाँ सर बोलो। बट चेंज हो रहा है अभी। हाँ चेंज हो रहा है सर, चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली चेंज हो रहा है। तभी तो चेंज हो रहा है, कैसे पता चला चेंज हो रहा है, कैसे पता चलेगा सर? आप लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग देखो इंडिया का। मैं पहले भी बहुत सारे क्लासेस में आप लोगों को बताया, इंडिया 2014 में 142 में था, है ना? इंडिया 142 रैंकिंग में था, वहां से इंडिया 63 में आ गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंडिया 2014 में, ये देखो सर 2014 का रैंकिंग देखो, मतलब जब ये बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था। इट्स अ गुड साइन फॉर द करंट गवर्नमेंट, ठीक है? 2014 में इंडिया में जाते हैं सर, कहाँ है इंडिया? दिखाई दिया किसी को? इट्स अ पॉजिटिव थिंग सर, जो यूपीए के टाइम पे नहीं हो पाता था। यूपीए के टाइम पे क्या प्रॉब्लम है? मिलीजुली सरकार है ना सर, ये मिलीजुली सरकार से कभी देश का अच्छा नहीं होता है, ठीक है? हमेशा एक सरकार होना चाहिए। बीजेपी चले जाए, कोई एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए, गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर द कंट्री। मतलब स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए, जो करेंटली इंडिया का मिसिंग है। इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री। एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बहुत जरूरी है सर इंडिया के लिए, ठीक है? ये मिसिंग है हमारे देश में। इवन वेस्ट बंगाल के लिए भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप इंडिया को देख सकते हो, यहाँ पर 63 करंट रैंकिंग, जस्ट लुक हियर 142 2014-15 में था, यहां से यहां पहुंचा है। कुछ तो अच्छा हुआ है। और मेरा ये सोर्स सरकार का नहीं है सर, ये सोर्स मैं यूज किया सर। नंबर 1 में कौन है? न्यूजीलैंड है, कनाडा है, सिंगापुर है, ठीक है? यूएसए है 6th पे। ये आईएमएफ का डेटा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग है सर। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तो ये गुड साइन है सर, ये बहुत अच्छा साइन है कि यस बिजनेस में इजीनेस आया है। बस अभी बात है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन में ना दिखता नहीं है लोगों को। कैसे दिखेगा? बिकॉज आधे से ज्यादा लोग तो बिजनेस करना ही नहीं जानता या करना चाहता नहीं है। दे जस्ट नीड ए जॉब, चाकरी करके पागल हो जाता है। छोड़ो सर, चाकरी के बारे में बाद में बात करेंगे। सर व्हाट इज सीआरआर? एवरी बैंक इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन फंड्स विद आरबीआई। The amount that they maintain is dependent on the CRR. हर एक बैंक को, बैंक के आरबीआई के पास CRR मेंटेन करना होगा। If CRR increases, then more money is removed from the system. अगर CRR बढ़ जाता है तो सिस्टम से पैसा गायब हो जाता है, and which is against not good for the economy. मतलब against स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम, against स्टॉक मार्केट में मनी गायब, लोग इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर मार्केट कैसे चलेगा? सर करंट रेट क्या चल रहा है? आरबीआई मीट्स एवरी क्वार्टर। मैं आपको बोला ना सर, आरबीआई हर क्वार्टर को मीट करता है। This is a key event that market watches, that the first react to rate decisions would be interest rate sensitive stock. बहुत सारे स्टॉक है मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट पे सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग स्टॉक, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बिकॉज लोन से ही लोग गाड़ी खरीदते हैं, हाउसिंग फाइनेंस लाइक इंडिया बुल फाइनेंस, हाँ सर बहुत सारे हैं, DHFL, हाउसिंग, HDFL, बहुत सारे कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज एंड मेटल सेक्टर्स। बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट, मेटल्स, इनके बिजनेस पे जो भी इंपैक्ट होता है, स्टॉक प्राइस में जो भी इंपैक्ट होता है, ये सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब इंपैक्ट करता है। इंट्राडे करो, इन्वेस्टमेंट करो, जो भी करना है करो, बट अल्टीमेटली आपको ये समझना होगा। बात कुछ समझ में आ रहा है? बोलो सर। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इन्फ्लेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, लेकिन अभी कुछ और भी पॉइंट्स पे बात करना है, ठीक है? सर सीआरआर एसएलआर क्या चल रहा है अभी? सीआरआर एसएलआर क्या चल रहा है? रिजर्व रेशियो, मैं बोला ना आपको, सीआरआर अभी 4% है, एसएलआर 18% है। ये एक टाइम पे 2013-14 के आसपास के टाइम पे ये 23% एसएलआर हुआ करता था। सर 23% करने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि इकोनॉमी से पैसा गायब हो जाता है, लेकिन एक सेफ हैंड में चला जाता है, पैसा का नष्ट नहीं होता, ठीक है? ये डिफेंसिव पॉलिसी है, ये डिफेंसिव पॉलिसी है कि अगर आप एसएलआर बढ़ा रहे हो तो इसे डिफेंसिव अप्रोच। सिर्फ डिफेंस में हम बचा सकते हैं, जीत नहीं सकते। ये सर नो, डिफेंस करके बचा सकते हैं, जीत नहीं सकते। डू यू गेट माय पॉइंट? हेलो, जब एसएलआर रेट 18% से 23% हो जाता है तो कंट्री के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए क्या प्रॉब्लम है
कि मार्केट से पैसा गायब हो जाता है। मार्केट हमेशा चाहता है कि ये 23 से 18 ही रही, 18 से और कम हो जाए। मतलब बैंक पैसा अपने पास कंट्रोल ना करके मार्केट में रखे, पब्लिक के हाथ में पैसा आ जाए, मार्केट पसंद करता है। जरूरत पड़ने से कंट्रोल करो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाओ। ओके, सीआरआर मतलब जो पैसा बैंक के पास जमा होता है, आरबीआई के पास 4% है। ये भी ज्यादा अच्छा बात नहीं होता मार्केट के लिए, लेकिन जब जरूरी होता है तब कंट्रोल करना भी जरूरी है। दैट इज ऑल्सो गुड। करेक्शन भी जरूरी है ना सर, करेक्शन भी जरूरी है, तो करेक्ट करता है बैंक तब। ठीक है, ये देखो सर, करेंटली पूरा बैंकिंग सिस्टम में कितना लेंडिंग रेट चल रहा है। ठीक है, कितना लेंडिंग रेट चल रहा है, ये बेस रेट है। एमसीएलआर मतलब बेसिकली बैंक के पास गिरवी रख के पैसा लेना। ठीक है, आप सेविंग्स और एफडी रेट देख लो, 2.70 से लेके 3% मैक्सिमम सेविंग्स रेट चल रहा है, और टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी रेट चल रहा है 4.90 से लेके 5.5%। करेंट मैक्सिमम एफडी रेट किसी भी बैंक में 4.90 से लेके 5.50। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था रेट का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था रेट रिलेटेड। यहाँ पर कुछ रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये इमरजेंसी फंड में बैंक को आरबीआई प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। बैंक रेट इज मतलब बैंक रेट में क्या होता है, विदाउट एनी मॉर्गेज, बिना मॉर्गेज का, विदाउट एनी सिक्योरिटी बैंक रेट होता है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट में मॉर्गेज देना पड़ता है बैंक को, किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, ये सब अलग अलग रेट बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, और बैंकिंग सिस्टम कॉर्पोरेट को कंट्रोल करता है, कॉर्पोरेट बिजनेस को कंट्रोल करता है, कंज्यूमर को कंट्रोल करता है, और कंज्यूमर मार्केट को कंट्रोल करता है। कनेक्टेड? हेलो, वाईफाई कनेक्ट हुआ आप लोगों का? बोलो सर। यस सर। हाँ, वाईफाई कनेक्ट हुआ ना। मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी नहीं है सर, पूरा बिजनेस का हब है। इट्स अ बिजनेस हब। बिजनेस है मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, बिजनेस में प्रॉब्लम कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, बिजनेस का प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, एवरीथिंग। और सर कौन सा स्टॉक को देखना चाहिए, मैं आपको बोला ना, याद रखिएगा इसको। ये सब स्टॉक हमेशा ध्यान में रखिएगा। बैंकिंग बिजनेस, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट, मेटल सेक्टर एटसेट्रा। और भी है, आगे आगे बात करूंगा। ठीक है, यस सर, आपने बोला, हम लोग जरूर समझे एकदम। सर मैं आप लोगों को एक बोला था कि आज एक केस स्टडीज बताना है आप लोगों को, याद है? केस स्टडीज क्या है सर? सर केस स्टडीज ये है, ये केस स्टडीज बता दे सर, बोलो। यस सर। यस सर। बड़ा कनेक्टेड पॉइंट है, इट्स अ वेरी कनेक्टेड पॉइंट। Why is the stock market not reflecting current economic realities? Currently इकोनॉमी नेगेटिव है। कैसे पता चला सर आपको इकोनॉमी नेगेटिव है? सर ऐसे तो थोड़ा सा आम नजर डालो तो दिखता है ना, कि 3 घंटा बिजनेस चलता है ना, ओवरऑल। हाँ, लोकल एरिया में 3 घंटा शॉप ओपन है, फैक्ट्रीज वगैरह में आधा 50% कैपेसिटी में काम चल रहा है। इकोनॉमी डाउन ट्रेंड है, वो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में जा रहा है, ऑक्सीजन का प्लांट, मतलब प्लांट अपना ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को दे रहा है। रिलायंस ने किया, हम लोगों ने देखा, रिलायंस अपना जितना ऑक्सीजन इंडस्ट्री में यूज करता है, उसका सारा का सारा ऑक्सीजन का बहुत सारा पार्ट वो हॉस्पिटल्स को डोनेट किया। खबर है ना आप लोगों के पास? यस सर। है ना? तो इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री भी अपने फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हालत में इकोनॉमी का आउटलुक कैसा है? इकोनॉमी का आउटलुक तो नेगेटिव है सर। सर कैसे पता चला? चलो सर, ये इंडियन इकोनॉमी का विकिपीडिया पेज है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपको कुछ डेटा शो करना है। ये सब वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग न्यूट्रल सोर्स यूज कर रहा है। गवर्नमेंट अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोल सकता है, बिकॉज वो अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाना चाहता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट डेटा यूज नहीं करता, इंटरनेशनल डेटा यूज करता। अब इंटरनेशनल डेटा वाइज अगर आप चेक करोगे, जस्ट आप ज्यादा नहीं, ये वाला पॉइंट देखो, क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिखाई दे रहा है। इंडियन इकोनॉमी का क्रेडिट रेटिंग मतलब ये है कि करंट इंडियन इकोनॉमी के पास क्या इतना पैसा है जो इकोनॉमी अपने आप को डे बाय डे डेवलप कर पाए। इसके बारे में वर्ल्ड का टॉप रेटिंग कंपनीज, फाइनेंशियल रेटिंग कंपनीज लाइक स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P, जो इंडिया में बीएसई सेंसेस को बनाते हैं सर। S&P है स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी का नाम, इंडिया में बीएसई को बनाता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को बनाते हैं। ठीक है, ये सब बीएसई का काम है, S&P का काम है। ये देखो सर, ये देख रहे हैं आप लोग,
इसमें सेंसेक्स निफ्टी जो सेंसेक्स जो है वो बीएसई का जो है वो आपका यूएस मार्केट में आप जाओगे ना तो वहां पर भी आपको देखो S&P 500 दिख रहा है। Yes, sir. ये stock में है। हाँ, ये सब आपका न्यूयॉर्क में है, यूएस में है। तो S&P इज अ बिग रेटिंग कंपनी। ओके, तो एज पर S&P अगर हम देखें तो S&P क्या कहता है इंडिया के बारे में, कहाँ चला गया? S&P कहता है कि आउटलुक स्टेबल है इंडिया का। S&P कहता है इंडिया का आउटलुक स्टेबल है। मूडीज इज अनदर बिग कंपनी, अनदर बिग रेटिंग फर्म, Baa3 रेटिंग दिया है, नेगेटिव आउटलुक दिया है मूडीज ने। मतलब इनका कहना है कि करेंट इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव साइड में है। फिच अनदर बिग रेटिंग एजेंसीज, इसका नेगेटिव आउटलुक नेगेटिव है। DBRS ये आउटलुक पॉजिटिव देके रखा है, एक पॉजिटिव एक स्टेबल दो नेगेटिव। ये इकोनॉमी का रेटिंग है वर्ल्ड वाइड। फॉरेन रिजर्व इंडिया का रिसेंटली इंप्रूव हुआ है, आप लोगों को पता है? इंडिया भी 5th पोजीशन पे आ गया। हाँ सर, हाँ, इंडिया करेंटली फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हुआ इंडिया का। इंडिया का फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हुआ, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है ना? इसका मतलब क्या है? इंडिया का एक्सपोर्ट इंप्रूव हुआ है। तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। मैं बार बार बोल रहा हूँ पॉजिटिव चीजें लो इंडिया से, लेकिन चाइना तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना है। चाइना का रिजर्व देखो सर, ये चाइना का इतना है 33,30,405। जापान का देखो 13,78,467 मिलियन। स्विट्जरलैंड का 10,52,015। रशिया 6,09,000, इंडिया 5,92,894। कुछ देर के लिए इंडिया रशिया को भी सरपास कर गया था, ठीक है, लेकिन हाँ चेंजेस इंडिया का बहुत अच्छा खासा है। इंडिया का चेंजेस बहुत अच्छा खासा है, बट जिस तरह का हमारा पॉपुलेशन है 135 करोड़ का जो आबादी है, इसके लिए हमारा फॉरेन रिजर्व और चाहिए। हमारे पॉकेट में जो मनी होता है ना सर, ये दो चीजों से बनता है, एक गोल्ड रिजर्व से बनता है और एक फॉरेन रिजर्व से बनता है। जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व और फॉरेन रिजर्व ज्यादा आज के डेट में, वो कंट्री रिच है। सर फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ाएंगे? एक्सपोर्ट बढ़ा के, मेड इन इंडिया करके। आप एक्सपोर्ट बढ़ा के मेड इन इंडिया करके रिजर्व बढ़ा सकते हो, या फिर सारे के सारे एसेट को गोल्ड में कन्वर्ट कर दो और फिर अपना रिजर्व बढ़ा दो। ठीक है, आपके पास दोनों वे हैं। अब गोल्ड रिजर्व के लिए भी आपको गोल्ड खरीदना पड़ेगा, उतना पैसा चाहिए आपको। इंटरनेशनल मार्केट से यू नीड टू बाय दोस थिंग्स, तभी जाके हमारे आपके पॉकेट में हर कोई मिलेनियर बन सकता है। एवरी इंडियन बिकम्स अ मिलेनियर, एवरी इंडियन बिकम्स अ लाखपति, एवरी इंडियन बिकम्स अ बिलियनियर। ये डिपेंड करता है कंट्री के पैसे से। ठीक है, इसके लिए कंट्री में हर एक लोगों को इनकम करना होगा। जो रिच है वो भी रिच होगा, जो मिडिल क्लास है वो भी रिच होगा, जो लोअर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास बनेगा, तब जाके ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप करेगा। लेकिन ये सिस्टम बोलना जितना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। ये सिस्टम बोलना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। फिर भी इम्पैक्ट समझते हैं सर। चलो, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट कि ठीक है इकोनॉमी डाउन साइड है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी का रैली क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? चलो सर, स्टोरी क्या है देखो, 15-20 मिनट सुनना है और पूरा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। When people talk about stock market making new highs, they are not really talking about stock market. स्टॉक मार्केट मतलब सेंसेक्स अपना हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, निफ्टी क्रॉस इट्स बेंचमार्क, ऐसा सुनते हो सर आप लोग? हाँ, निफ्टी 15,000 के उस पार, सेंसेक्स 50,000 के उस पार। हाँ, जब भी हम लोग ऐसे बोलते हैं, हम लोग एक्चुअली स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करते सर। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट 30 और 50 स्टॉक्स। यही प्रॉब्लम है सर। We are actually talking about 30 or 50 stocks, but point is that this 30 or 50 stocks is not actually stock market. ये 30 और 50 तो बेंचमार्क है, मार्केट का फर्स्ट बॉय है। ये लोग मार्केट का टॉप 50 टॉप 30 है, आउट ऑफ 6,000, आउट ऑफ 5,000 से लेके 6,000 कंपनी के बीच में 30 से 50 कंपनीज, आउट ऑफ 5,000 से 6,000 कंपनीज के बीच में 30 या 50 स्टॉक का बेंचमार्क है ये। पीपल मेक सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, द टॉप कंपनीज दैट गिव यू अ फ्लेवर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट। ठीक है, आप हमारे आपके दिमाग में सिर्फ टॉप 30 और 50 घूमता है। हमें लगता है कि मार्केट तो चल रहा है, बट सर स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट अबाउट 30 और 50 स्टॉक्स, इट्स अबाउट 5,000 के आसपास के कंपनीज। जैसे कि अगर आप जस्ट जाओ, यहाँ पर जस्ट आप लिखो बीएसई, जस्ट टाइप बीएसई। मैं पहले भी आप लोगों को दिखाया, बीएसई लिखने से आपको क्या पता चलेगा?
बीएसई के पास ये देखो सर, नंबर ऑफ लिस्टिंग क्या है, 5439 कंपनी बीएसई के अंदर लिस्टेड है सर। इसका टोटल मार्केट कैपिटल कितना बिलियन का मार्केट कैपिटल है बीएसई का, ठीक है। बीएसई का बिजनेस अलग है, वो मैं बाद में बात करूंगा सर। टॉक अबाउट एनएसई, जस्ट लुक एनएसई के जाओ, एनएसई के अंदर कंपनी ऑलमोस्ट 2000 कंपनीज। हाँ सर, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 2.27 ट्रिलियन का है। लेकिन बात यह है कि क्या हम लोग जब स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग तो बस निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के बारे में बात करते हैं। कहाँ गया 6000 कंपनी, है ना। तो उसमें देखना है, they are the best and approximate representation of what's happening in the broader market. Since there are about 5000 plus publicly listed companies that don't factor here, but even if you were factor in the other companies, you will see that premises still holds. मतलब अगर आप बाकी बिजनेस को देखो ना, अभी भी होल्डिंग में है, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। There seems to be a massive divergence between stock price performance. एक गुड न्यूज है, अगर आप निफ्टी 50 निफ्टी 30 छोड़ के कोई कंपनीज ढूंढ सकते हो ना जो आपको सीरियसली करोड़पति बना सकता है, इफ यू रियली कैन फाइंड, अगर आपका रिसर्च उस एरिया में, नॉलेज उस एरिया तक जा सकता है, अगर आपको स्टॉक ढूंढना है तो आप निफ्टी 30 निफ्टी 50 में रहो। इट्स अ गुड फॉर बैलेंस इन्वेस्टमेंट। बट इफ यू रियली वांट टू रीच, तो उसके लिए आपको 5000 में से 30 और 50 के बियॉन्ड में देखना होगा, तब जाके आप करोड़पति बन सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स पॉसिबल, लेकिन इसके लिए आपका रिसर्च, आपका डेवलपमेंट उस लेवल का होना चाहिए। So there seems to be a massive divergence between stock price performance and economic indicators. In fact, the divergence is now more pronounced than ever. So what gives? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डाइवर्जेंस, मतलब इतना जो गैप चल रहा है, इकोनॉमी एक तरफ बात कर रहा है नेगेटिव वे में और मार्केट बात कर रहा है पॉजिटिव वे में। अब ऑप्टिमिस्ट जो है, मतलब जो लोग मार्केट के बारे में पॉजिटिव सोचता है, तो पीपल लाइक मी आल्सो, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट मार्केट। इवन आप लोग भी ऐसा ही हो, मुझे पता है। The optimist will contend that this has an obvious explanation. Stock market are forward looking, while most economic indicators offer insight about what has already transpired. So if market participants feel confident about future, that means आप हम जैसे लोग अगर मार्केट के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, they will put their money where their mouth is, ठीक है, जहां मुंह देख रहा है वहां पर पैसा डाल दे रहा है, ठीक है। पॉइंट इज दैट अब पैसा डाल रहा है तो मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, जहां मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में जाना चाहिए मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में दिख रहा है। बट व्हाट प्रिसाइजली गिव्स पीपल दिस कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है सर? इतना कॉन्फिडेंस पब्लिक को कहां से मिल रहा है? इतना पॉजिटिव काहे पॉजिटिव? हाँ, किस बात का पॉजिटिव? वेल, टेक फॉर इंस्टेंसेस द कमोडिटी बूम। As we speak, price of crude, iron ore, copper, oil are really like there is no tomorrow. Government across the globe are mobilizing trillions in an attempt to kickstart their economy. पूरा वर्ल्ड वाइड, जैसे कि जो बाइडेन, कौन है सर? जो बाइडेन कौन है? यूएस का प्रेसिडेंट है, यूएस का न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो ट्रम्प को हरा के आया है। वो रिसेंटली अनवेल किया, एक 2 ट्रिलियन का इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया, ठीक है, कमिंग 5 years के लिए। China has been investing in massive infrastructure project for almost a year now. 1 साल हो गया। European nations, मतलब the most developed part of the country, Europe world का सबसे developed part है, ठीक है। European countries are also looking to make cheap money accessible in a bid to accelerate economic recovery. And all this money has to go somewhere. अब इतना मनी कहीं ना कहीं तो जाएगा। हाँ सर, बाइडेन बोल रहा है 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, चाइना बोल रहा है टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, यूरोपियन कंट्रीज भी सस्ता में पैसा बनाना चाहता है। तो इसके लिए ये जो कमोडिटी मार्केट है, कहां से बनाएगा? लकड़ी से बनाएगा, आयरन ओर से बनाएगा, कॉपर है, ऑयल है, ये सब कमोडिटी से ही तो बिजनेस बनता है। अरे बिना तेल का किस बात का धंधा करोगे सर? बिना कॉपर का क्या इंडस्ट्री बनाओगे? बिना आयरन ओर का टाटा स्टील का क्या मतलब? बिना वुड का फर्नीचर कंपनीज का क्या मतलब? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो अगर कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता है तो अल्टीमेटली कंट्री कहीं ना कहीं पैसा डालेगा, या तो वुड में, या तो आयरन ओर में, या तो कॉपर में, ऑयल में, मसाला में, बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो इतना पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब कहीं ना कहीं जब जाएगा तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो बेस्ट कंट्रीज है, और इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री में से एक है, बिकॉज इंडिया के पास वो एसेट है,
इंडिया के पास वो एसेट है जो दुनिया में बहुत कम कंट्रीज में है, ठीक है, साइज में भी बड़ा है, नेचुरल रिसोर्स में है इसके पास सबसे मेन चीज क्या है ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत सारे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ का स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है बहुत सारे, जो वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंडिया का मसाला इंडस्ट्री, केरलियन कोस्ट का, इंडिया का चाय, इंडिया का बिजनेस, इवन रिलायंस जैसे बिजनेस, टाटा जैसे बिजनेस, टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज, अदानी जैसा बिजनेस, ठीक है, अदानी जैसा बिजनेस रिसेंट ट्रेंड में बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पॉइंट है अदानी। तो पॉइंट है कि इतना बड़े बड़े बिजनेस है, ह्यूमन रिसोर्स है, मसाला है, चाय है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, आपको पता है कि इंडिया में राइस सबसे सस्ता दाम पे प्रोड्यूस होता है। डू यू ऑल नो इंडिया का राइस वर्ल्ड का सबसे चीप सस्ता राइस है। इंडिया के पास राइस एक्सपोर्ट करने का इतना मौका है, आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन हमारे यहाँ पर चासी समझता ही नहीं है, बिकॉज चासी को तो गवर्नमेंट मारने का पूरा बंदोबस्त करके रखा है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट। वो चाहता है कि वो चासी से सस्ता दाम पे प्रोडक्ट खरीदे और वो उस पे अपना 2 टका किलो चाल डाल लोगों को बांटते रहे। आप लोग बात कुछ समझ रहे हो सर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट क्या चाहता है? गवर्नमेंट चाहता है कि चासी गरीब रहे। फार्मर्स अगर चालाक हो जाएगा, फार्मर्स अगर मार्केट समझ जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बिकॉज हमारा जो गवर्नमेंट है, नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, सारे के सारे, ठीक है, जो पिछड़ा हुआ है, इनका प्रॉब्लम क्या है? ये तो पब्लिक को बस खरीदना चाहता है। क्या देके? 2 टका किलो चावल दे दो, 5 टका किलो गेहूं दे दो। अब ये 5 टका 2 टका कहां से आएगा? अगर आप सस्ता दाम में फार्मर से खरीद पाओगे तभी ना। प्लीज टेल मी, सिंपल बात कर रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बोलोगे सर फार्म बिल कंट्रोवर्सी है। सर कंट्रोवर्सी करना नहीं है, मार्केट समझना है। हम लोग कैपिटलिस्ट माइंड के लोग हैं, हम लोगों को कंट्रोवर्सी नहीं करना है। फार्मर्स, अगर आप सोशल दिमाग का भी हो ना, फिर भी आप फार्मर्स को मार नहीं सकते। फार्मर्स को सस्ता दाम पे क्यों प्रोडक्ट लोगे आप फार्मर से? मार्केट दाम पे लो, मौका दो फार्मर्स को, डिमांड सप्लाई सिचुएशंस का। आप क्यों मार्केट फार्मर्स को दबाना चाहते हो? क्योंकि आपका पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा ना, बिकॉज आपका पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। लोगों को जो 2 टका 3 टका किलो चावल देके आप लोगों को, मतलब क्या बोलूं सर, पूरा लूट रहा है पॉपुलेशन को। पब्लिक भी ऐसा ही है। अब यही राइस अगर ये सरकार को ना बेच के साउथ अफ्रीका को बेचेगा ना, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, ऑलरेडी चालू कर दिया है सर। इंडिया से राइस लेके साउथ अफ्रीका चावल खाता है। साउथ अफ्रीका में राइस प्रोडक्शन नहीं होता है, जितना भी होता है कम, कुछ नहीं है, बट दे यूज लॉट्स ऑफ राइस। या तो राइस बेचो, राइस प्रोडक्ट बेचो। साधन इंडिया का कितना सारा कंपनी है, ठीक है, जो राइस प्रोडक्ट बेचता है बड़े बड़े कंट्रीज को। तो आपके पास मौका है, आप मौका यूज कहीं क्यों नहीं करते? वेस्ट बंगाल राइस प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 है, लेकिन वेस्ट बंगाल का फार्मर सबसे गरीब है। देखा आप लोगों ने कभी? वेस्ट बंगाल में फार्मर्स जहाँ रीच होना चाहिए, जहाँ रीच होना चाहिए, हाँ सर, दूसरा स्टेट का फार्मर बहुत रीच है ना, जहाँ हो गया वहाँ पे ड्रोन से साथ देता है, यहाँ पे क्या देता है? खेती बाड़ी सब तो करने जाता है, वही सब। वही तो बोल रहा हूँ, हरियाणा में पानी नहीं है प्रॉपरली, वाटर बॉडीज नहीं है, फिर भी हरियाणा अपने आप को एग्रीकल्चर में टॉप लेवल में पहुंचाया। पंजाब में भी वाटर रिसोर्सेज नॉट लाइक बंगाल, तो फिर भी वो लोग एग्रीकल्चर में उस लेवल में पहुंचाया। आप लोग समझ रहे हो? अभी पंजाब हरियाणा का किसान लोग पागल क्यों हो रहे हैं बोलो तो? बिकॉज मार्केट ओपन हो जाएगा, बाकी फार्मर्स भी मार्केट में आ जाएगा, तो इनका जो मोनोपोली चल रहा है ये खत्म हो जाएगा सर। Yes, sir. इनका मोनोपोली खत्म हो जाएगा। अभी जो मार्केट में इनके पास कंपटीशन आ जाएगा ना, तो ये लोग इसलिए कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट ओपन हो जाए सबके लिए। बंगाल का एग्रीकल्चर अगर देखो, बंगाल एग्रीकल्चर के लिए टॉप क्लास है, वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1। बिहार का एग्रीकल्चर भी टॉप क्लास है, गंगा मैया का दान है बिहार, यूपी। लेकिन अगर यहाँ का लोगों को बिजनेस करना आ गया, यहाँ का फार्मर्स अगर एडुकेट हो गया, यहाँ का फार्मर्स अगर दुनिया देख लिया, तब तो खत्म। अब क्या बोलूं सर आपको, छोटी सी बात लोगों के दिमाग में नहीं घुसता है सर, जो भी बताया जाता है लोग समझ लेते हैं। अब क्या बोलूं सर, कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, आई नो, मे बी देयर आर, कुछ तो खराब जरूर हो सकता है, मे बी कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, आई डोंट नो, बट पॉइंट इज दैट इसमें अच्छा ही है, इसमें बुराई नहीं है। इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी, इट्स गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर द फार्मर्स।
फार्मर्स जितना रीच बनेगा ना स्टेट कंट्री का, वो कंट्री टॉप क्लास बनेगा। और हमारा देश में तेल नहीं मिलता सर कोविड सिचुएशन में सऊदी अरबिया के पास अगर तेल कोई खरीदता नहीं है ना, 2 दिन बाद अगर लोग ऑयल परचेस करना बंद कर देगा ना, ये लोग मर जाएगा सर। वैसे तो हालत हो गया था जब $13 में आ गया है। एग्जैक्टली इनका फ्यूचर नहीं है, बिकॉज इनका तेल खत्म, ये खत्म। अब इंडिया को कभी खत्म नहीं कर सकते। तो 10 साल बाद हो जाएगा ना खत्म। कौन? 10 साल बाद नहीं होगा, 50-100 साल बाद हो जाएगा। ठीक है 50, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है। बिकॉज इसके पास अभी तो, इसलिए क्या कर रहा है, ये इंटरनेशनल बिजनेस हब बन रहा है। ये तेल का बिजनेस थोड़ी चलता है आजकल इनका। इसीलिए तो मार्केट में तेल का प्राइस क्यों बढ़ा रहा है, बिकॉज ये लोग मार्केट से तेल छोड़ ही नहीं रहा है, डिमांड को ज्यादा कर रहा है मार्केट में। और इंडिया जैसा कंट्री पागल हो जाते हैं, अरे भाई सब्सिट्यूट ढूंढो ना, इनको मारो ना, क्यों इनको इतना पैसा देना चाहते हो? निकल रहा है तो सर बैटरी सर ईरान से तो कर इलेक्ट्रिक सकता है, लेकिन ईरान से तो सेंसर है ना। हाँ ईरान से ईरान से तो सेंसर लगाया ना यूएसए। हाँ वही तो प्रॉब्लम है। ईरान के साथ इंडिया का रिश्ता अच्छा है, बट मुश्किल है कि ईरान के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये तेल को लेकर सारा का सारा लड़ाई, जानते हो ये मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम है ना, यूएस ही बना के रखा है। ये सारा का सारा खेल यूएस का है और यूरोपियन नेशंस का है। यही लोग पूरे दुनिया को खत्म करके रखा है। तेल की वजह से तो सर डॉलर का इतना भाव इंक्रीज हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है। ये तेल खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होता। वो लोग पूरा कंट्रोलिंग करके रखा है, ठीक है। वो लोग पूरा यूएस को पूरा एकदम सर पे चढ़ कर, मतलब सर पे चढ़ा के रखा है। इनको आप एकदम साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तेल को छोड़ के दूसरा सोचो, टेस्ला जैसा कंपनी बनाओ ना, टेस्ला जैसा सोचो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या ऑयल के दिमाग खराब कर रहे हैं सब कोई। रिन्यूएबल एनर्जी का इसलिए फ्यूचर इतना ज्यादा है सर, अदानी ग्रीन इसलिए इतना बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है सर? अदानी ग्रीन इसलिए इतना बढ़ा, इसके ऊपर मैंने बहुत बार केस स्टडीज किया, ग्रुप में भी मैं बहुत बार बोला, ठीक है। अदानी ग्रीन देख सकते हो आप, 200 का शेयर अभी 1200 में चल रहा है, और बहुत वैलिड रीजन से बढ़ रहा है, मतलब कोई उल्टा पल्टा रीजन नहीं है इसका, वैलिड रीजन है। और भी है ग्रीन एनर्जी में, जस्ट मैं याद आया तो बोला आप लोगों को, तो रीजन समझ में आ रहा होगा सबको। तो यही है मेन बात कि करंट ग्लोबल इकोनॉमी में लोग इकोनॉमी को ठीक करने के लिए काफी पैसा घुसा रहा है, बेसिकली पैसा डाल रहा है। When people in government and access to monetary resources, they usually tend to invest in new projects, and perhaps this explains why commodity prices, यूएस चाहते हैं कि इंडियन मार्केट में पैसा डाल रहा है, बोलो एफडीआई का फ्लो हो रहा है, इंडियन बिजनेस में पैसा आ रहा है, and that is the reason इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी है, इंडियन कंपनी के पास पैसा आ रहा है, have been such a spectacular rally, इसीलिए मार्केट बढ़ रहा है। बिकॉज बड़े कंपनीज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट लेवल में इन्वेस्टमेंट होगा, तो पब्लिक जैसे हमारे जैसे लोग तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करेगा ना, वो लोग पैसा निकाल लेगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के टाइम पे उस पर्टिकुलर कंपनी में होल्डिंग किसका क्या है वो देखना जरूरी होता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल रिलायंस का होल्डिंग देखते हैं सर, रिलायंस शेयर होल्डिंग पैटर्न जस्ट एक बार देख लो समझने के लिए कि क्या खेल चलता है। ये देखो सर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है सबको? कहाँ दिखाई दे रहा है सर? देखो सर, दिखेगा इकोनॉमिक्स टाइम दिखा रहा है तो। हाँ देखो अभी दिखेगा, थोड़ा मैंने फास्ट मूव किया, आपके वहां पर अभी तक शेयर नहीं दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अनिमेश शो हुआ कि नहीं बोलो? हाँ दिखाई दे रहा है सर। ओके सर, देखो 100% होल्डिंग में से प्रोमोटर है 49% का। प्रोमोटर मतलब मुकेश अंबानी और उनके फैमिलीज। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24.91%। अगर अचानक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, अगर अचानक ये लोग मार्केट से पैसा उठाना चालू कर दिया ना, लोअर सर्किट लग जाएगा सर। हाँ मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन मार्केट में भी बहुत फॉरेन पैसा है, ठीक है। तो ये पैसा आ रहा है, मैं रिलायंस से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी दूसरा कंपनी टॉप 30-50 कंपनीज में भी आप सोच सकते हो, ठीक है। एंड ये एक वन ऑफ द रीजन है कि ये मार्केट का जो पैसा का रैली हो रहा है ना, ये पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है मार्केट में। इवन रिसेंट ट्रेड में रिलायंस कितना बड़ा डील लिया है आप लोग जानते हैं ना, गूगल, फेसबुक, बहुत सारे कंपनीज के साथ लिंक्स हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डेटा शो कर शेयर करूंगा आप लोगों को मैं, अब देखना वहां। हाँ सर।
ठीक है, KKR, Sky World, हाँ KKR वगैरह बहुत बड़े बड़े कंपनीज का, ठीक है। सॉफ्ट बैंक का भी बहुत पैसा आ रहा है इंडिया में, सॉफ्ट बैंक जापान का बहुत बड़ा फंडिंग कंपनी है। तो पॉइंट इज दैट एंड होप is that there will be create new jobs, new opportunities and new avenues for private business to play their part as well, ठीक है। यही रीजन है। सो इफ थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू प्लान, अगर जैसा प्लानिंग चल रहा है, देयर माइट इन फैक्ट बी अ शार्प रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स। Maybe economic prospect will improve considerably over the next few years, but how does this global investment spree affect India? Why are stocks in India rallying when our government is cash strapped? Currently government cash strapped है totally। एक तरफ चाइना के साथ वार चल रहा है, दूसरा कोविड, एक तरफ चाइना के साथ वार, दूसरा कोविड। ये भारत का बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। इंडियन इकोनॉमी में पैसा जितना, ऊपर से इंडिया का इंपोर्ट इतना ज्यादा, चाइना से इतना इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना लास्ट क्लास में कि कितना ज्यादा चाइना डिपेंडेंट है हम लोग। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो इंडिया टोटली कैश ट्रैप्ड है। इंडियन इकोनॉमी सब्सिडी बेस्ड इकोनॉमी है, सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी है। मतलब इंडियन इकोनॉमी में जितना इनकम होता है, मतलब आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। दैट इज द प्रॉब्लम। आमदनी हमारा 98 है, खर्चा हमारा रुपया है। कैसे पता चला सर? देखो ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा देख लो, समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ना, बैलेंस बोलते हैं सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस। लुक हियर, कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया? 313 बिलियन। दिख रहा हो तो बोलिएगा। कितने इंपोर्ट करता है? 474 बिलियन। 1920 का डेटा है, दिखाई दिया है ना। 474 बिलियन लोगों से सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं, लोगों को देते हैं 313। बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा। 150 बिलियन का शॉर्टेज है, मजाक नहीं है। मोर देन 150 बिलियन का शॉर्टेज। अब इंडियन इकोनॉमी कैश ट्रैप्ड है, बट क्या है ना, इंडियन बिजनेस में फॉरेन को बहुत भरोसा है। लेकिन यही बात, अगर इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग बन जाए ना सर, बिजनेस करके, मेड इन इंडिया करके, तो फिर से ना भारत को ना कोई रोक नहीं पाएगा सर। 10 साल टाइम दो इंडिया को, और एक सही सरकार रखो, सही गवर्नमेंट रखो जो बिजनेस को बढ़ावा दे। ऐसा गवर्नमेंट रखोगे तो जाके इंडिया 10 साल में बन पाएगा, ठीक है। ये सिंपल बात मैं बोल रहा हूँ, समझना है तो समझो, नहीं तो मुश्किल है। ये इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो भी बहुत कुछ बोलता है। अगर एक मतलब इंस्टेबल गवर्नमेंट लाएंगे ना हम लोग, जो बिजनेस करना ही नहीं जानता, ठीक है, जिनको इंडियन इकोनॉमी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ अपने सत्ते के पीछे भागता है, तो ऐसे गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। जो मिली जुली सरकार बनता है ना, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तभी जाके हो सकता है। ऐसे ही हम लोग थोड़ा गरीब कंट्री है सर। बहुत लोग बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है। अरे क्या करेगा, लोग बिजनेस बनेगा तब ना। सरकार कहां से जॉब देगा? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता सर। सरकार बिजनेस करने के लिए मौका दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है, और करके रखा है। अब रेपो रिवर्स रेपो देखो, कहाँ 8% था, वो 4% है। किसी को दिखता नहीं है, किसी को तो समझ ही नहीं है ना रेपो रिवर्स रेपो होता क्या है। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? सर आप तो प्रो गवर्नमेंट बात कर रहे हो, मैं प्रो गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलूंगा सर? गवर्नमेंट तो आपको मौका देके रखा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या गवर्नमेंट आपको मौका नहीं दे रहा है कुछ करने के लिए? अगर यही रेट 8%, हाँ दे रहा है मौका, वो अलग बात कि आपका प्रॉब्लम है, मौका ले नहीं सकते बिकॉज आपके पास नॉलेज नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम करंट गवर्नमेंट का ही कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है। अभी अगर आप लोग बोलोगे कि फिर भी तो ये गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को बदल रहा है, वैसा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहता है जिसमें कोई कुछ कर सके। ये डब्बा वाला एजुकेशन से कुछ बनेगा नहीं। दैट इज द रीजन कि वो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है, अभी उसको भी इंप्लीमेंट करने नहीं देता बाकी लोग। अब प्रॉब्लम समझो, 10 साल में एक सरकार क्या कर लेगा? 50 साल का एजुकेशन सिस्टम पे क्या कर लेगा? लोग रिस्क लेना नहीं जानता, लोगों को बिजनेस करना नहीं आता, सरकार क्या कर लेगा अकेला? वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, दे तो रहा है आपको। लेके तो दिखाओ आप, लेके तो दिखाओ आप। अब ऐसे थोड़ी ना देगा, प्रॉपर बिजनेस प्लान लेके जाओ। लेकिन आपको तो बिजनेस करना नहीं है ना, आपको तो जॉब चाहिए। देखते हैं सर किसको किसको जॉब मिलता है। ऐसे ही एक क्लास में अगर 50 बच्चा होता है ना, तो 5 बच्चा को जॉब मिलेगा, बाकी 55 को कभी नहीं मिलेगा। 55 स्टूडेंट्स को कभी जॉब नहीं मिलेगा, लिख के रख लो सर। सिर्फ प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन को मिलेगा। इसीलिए जो लोग चार्टर्ड करते हैं, सीएमए करते हैं, सीएस करते हैं, कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, उनको जॉब मिलेगा बिकॉज वो लोग बाकी बीकॉम वगैरह से अलग है। बाकी बीकॉम तो भीड़ का हिस्सा रहेगा ना सर, एक दो अलग से मिल जाए वो अलग बात। मैं बोला ना सर, नॉलेज का जिसका है वही मिलेगा।
नॉलेज रहेगा तो। डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, बट इफ यू हैव अ नॉलेज आपको मिलेगा। 50 में से 5 बच्चे को मिलेगा, 55 को नहीं मिलेगा, बिकॉज सरकार के पास इतना ही औकात है। सरकार प्राइवेटाइज वे में आपको मौका देना चाहता है, बट प्राइवेटाइज वे में तो जगह बहुत, मतलब कोई आना नहीं चाह रहा है ना, किसी को रिस्क लेना ही नहीं है। और इसी का कारण है जो चाइना में है सर, चाइना में प्राइवेटाइज वे में लोग बिजनेस करता है, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के हाथ में है तो क्या हुआ, बिकॉज लोग वहां पर स्किल्ड है, लोग घर घर में प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बेचता है, सरकार खरीदता है, सरकार के थ्रू से बिजनेस करते हैं वो लोग इंटरनेशनली। आई डोंट नो आप लोग कितना समझ पा रहे हो बात को, बट दिस हार्डकोर ट्रूथ बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। आई डोंट नो आप लोग मेरे साथ एग्री कर ना भी कर सकते हो। हाँ सर, डिसएग्री करोगे क्या, बोलो ना। यस सर। नहीं सर, छोटे लगे। The thesis is that we are now interlinked with the global economy in more ways than one. Think back 2008, the banking crisis in the US affected our economic prospect so bad because वो भी international problem था। 2008 में इंडिया में कुछ नहीं हुआ था, यूएस में हुआ था, बट उसका इफेक्ट इंडिया में आया था। लेकिन करेंटली बाकी दुनिया पॉजिटिव सोच रहा है, इंडिया का हालत खराब है, बट उसका इफेक्ट इंडिया में आ रहा है। That we have had to revise our growth numbers considerably since then. Sure, some of it was our own doing, but the interlinkage are evident by now. Our service industry is more reliant on foreign clients. हाँ सर, TCS, Infosys, Wipro, समझा करो सर, ये सब फॉरेन बिजनेस में क्लाइंट को सर्विस देता है, तो इनका स्टॉक तो इंप्रूव करेगा ना, बिकॉज वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वेव में जब फर्स्ट वेव आया था तब यूएस का हालत खराब था, इसलिए देखना अब आईटी स्टॉक भी गिर गया था। देखो सर, ये भी इन्फोसिस के बारे में मैं तब से ग्रुप में बहुत दिनों से बोले जा रहा हूँ कि बाय इन्फोसिस, नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड कंपनी, फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका, बिकॉज समझ रहे हो ना आप लोग। लेकिन अगर उनके पास, क्योंकि इनका फॉरेन क्लाइंट है, अगर फॉरेन में प्रॉब्लम होगा तो स्टॉक सेल कर देना, ठीक है। बट फॉरेन अभी सही है, यूएस वगैरह अभी सही है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सही है, प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सर, आई थिंक पूरा कनेक्शन मिल रहा है। Our service industry is more reliant on foreign clients than ever before. We are more dependent on foreign capital than we are ever used to be. We have opened up our economy and liberalized trade. And while dependencies might seem like a liability at first, ये एक प्रॉब्लम है सर, ज्यादा डिपेंड होना भी अच्छा बात नहीं है, कभी वो लोग धड़ाधड़ पैसा निकाल ले तो ये खतरा है ना। मार्केट मूवमेंट समझ लो, लेकिन खतरा क्या है, अगर कल वो लोग मार्केट से पैसा उठाना चालू कर दिया तो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है हम लोग करेंटली, दिस इज अ वेरी रिस्की पोजीशन। मार्केट गिर सकता है, मुझे अनिमेश पूछ रहा था ना, यस मार्केट गिर सकता है, तभी गिरेगा अगर इंडियन मार्केट में उनको नेगेटिव इंपैक्ट दिख जाए। इज नॉट द रूट टू प्रॉस्पेरिटी। सेल्फ सफिशिएंसी आपको जरूरी है। ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज हैज अलाउड अस टू फ्लोरिश ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स. We have found more opportunities to display our expertise outside, in turn found access to expertise we don't yet possess. जो expertise नहीं था उसमें हम लोगों ने expertise लाया ब्रिटिश जाने के बाद. It has worked to our benefit. However, that also mean our fortunes are now intertwined. If the global economy prospers, we will prosper. If it does not, we might suffer the same fate. In fact, even a cursory look at the markets outside will tell you that Indian investors are increasingly take their cues from their global counterparts. बहुत ज्यादा, जैसे अभी मैं रिलायंस के बारे में बोल रहा था. So ultimately हम लोग पहुंच गए सर. So if this massive global rejuvenations efforts find success, some of the spoils will trickle down. No doubt. More importantly, we have a young bargaining workers class populations, and if that population find avenues to make its mark as well, मतलब अगर ये working class populations को अगर जगह मिल जाए ना, we could script our own growth narratives. ये जो वर्किंग क्लास है ये लोग भी काम करना चालू कर दिया सर, मजा आ जाएगा. मेड इन इंडिया, हर कोई अगर बिजनेस मेंटेलिटी के साथ जन्म ले मजा आ जाएगा. ठीक है, मेड इन इंडिया जितना होगा उतना जरूरी है. फालतू में क्रिटिसाइज मत करो किसी को, लोगों के अंदर बिजनेस मेंटेलिटी बनाने का कोशिश करो तो देखना ऑटोमेटिकली इंडिया बनेगा. Maybe the lagging economic indicators will eventually show that unfettered optimism from market participants was not entirely unwarranted. So, does that mean stock prices are justified? No. Current stock prices are not justified. ये stock price justifiable नहीं है, जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है. ठीक है,
These are speculative theories that only offer the most basic clues on why a large group of people decide to act the way they do when they approach a trading terminal. It is not a statement of truth. Bold proclamionists have a tendency to fall flat when it matters the most. So while it is possible that some of the optimism is justified, it is also quite possible that none of these things might work out precisely the way we expect. मतलब ये जो करंट सिचुएशंस है ना, ये वो 30-50 स्टॉक्स में लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गया है, इसी के कारण मार्केट में ये ग्रोथ हम लोगों को दिख रहा है। अगर ये ग्रोथ ओवरऑल सभी कंपनीज के लिए बढ़ जाए ना, मजा आ जाए। सर आप लोग ये हार्वर्ड मार्क्स बोल के एक फेमस मार्केट एक्टिविस्ट है जिन्होंने एक थ्योरी लिखा था, मेमो द मूड स्विंग्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट रिजेंबल्स द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम। आप लोग पेंडुलम देखे हो? आप लोगों ने पेंडुलम देखा सर? Yes, sir. देखो सर, पेंडुलम देखो, मार्केट पेंडुलम की तरह है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए तो अपने आप को सुधार भी लेता है। पेंडुलम क्या है ना सर, पेंडुलम कहीं पर भी मूवमेंट करे, अगर आप लोगों को मूवमेंट दिख रहा है तो आप मुझे एक चीज बताना कि सर दिख रहा है क्या? दिखाई दे रहा है सर? दे रहा है। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। दे रहा है ना सर? देखो सर, पेंडुलम को देखो सर। पेंडुलम क्या होता है? ये वर्ल्ड का ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू से चलता है ना सर? ग्रेविटी का प्रेशर जो होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करके एक नीडेड बॉल टाइप का होता है, ठीक है? उस बॉल को इस तरह से म्यूजियम में होता है, नॉर्मली दिखाई देता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटेशन फोर्स कभी कभी उसको मतलब कभी अप साइड, कभी डाउन साइड में, कभी लेफ्ट में, कभी बिलो साइड में उसको खींचता है, लेकिन एक चीज है, वो अपने पास जरूर भेजता है, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मार्केट भी ना अपने आप को सुधारेगा, अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी वो इक्विलिब्रियम होगा, अगर वो जरूरत से ज्यादा कम है तो भी वो इक्विलिब्रियम होगा ही होगा। मार्केट का नेचर है, वो अपने आप को सुधार लेगा ही लेगा, इसलिए मार्केट बीच बीच में रेक्टिफाई करता रहता है। समझ रहे हो? मार्केट इज जस्ट लाइक ए पेंडुलम, और ये पेंडुलम समय के साथ साथ हमेशा अपने आप को मेन पॉइंट में जरूर लाएगा। जैसे बार बार इक्विलिब्रियम में आ रहा है, बार बार आ रहा है, आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो सर, ये किधर भी चले जाए मेन पॉइंट में आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसको वेव थ्योरी भी बोलते हैं। मैं बाद में एक टेक्निकल एनालिसिस क्लास में मैं नॉर्मली इसको सुबह भी बोला था, लेकिन मुझे लगा आप लोगों को भी एक बार बोलना चाहिए। एक वेव थ्योरी आएगा, मैं उसमें भी बात करूंगा, इट्स स्पेशल थ्योरी ऑन स्टॉक मार्केट, ठीक है? एलियट वेव का थ्योरी है, मैं बात करूंगा, लेकिन करेंटली पेंडुलम थ्योरी इज नॉट बैड, ठीक है? तो मार्केट पेंडुलम की तरह अपने आप को चेक करता रहता है, ठीक है? अपने आप को बार बार अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे खींचता रहता है। Although the midpoint of its are best describe the location of the pendulum on average, it actually spends very little of its time there. Pendulum अपने main point में बहुत कम टाइम के लिए रह रहा है. Instead, it almost always swinging towards away from the extremes on its arc. But whenever pendulum is near either extreme, it is inevitable that it will move back towards the midpoint sooner or later. मतलब वो अपने मेन पॉइंट से वो कितना भी दूर चले जाए, एक्सट्रीम पॉइंट में चले जाए, फिर बहुत जल्दी वो आता ही आता है अपने मिड पॉइंट पे। In fact, it is a movement towards an extreme itself that supplies the energy of the swing back. जो इतना एनर्जी वो इतना दूर चला गया था, वो एनर्जी उसको वापस खींच के लाता है। तो where is the pendulum right now? This is the question. स्टॉक मार्केट का पेंडुलम करेंटली कहाँ है? सेंसेक्स निफ्टी का पोजीशन करेंटली कहाँ है? क्या एक्सट्रीम पोजीशंस पे है? हाँ सर, क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन में है या फिर ये ठीक ठाक पोजीशंस पे है? थोड़ा बहुत तो एक्सट्रीम है सर, ठीक है? थोड़ा बहुत तो एक्सट्रीम है, लेकिन ये अपने आप को जरूरत पड़ने से चेक भी करेगा। अब देखना पड़ेगा इंडिया का कोविड सिचुएशन किस तरह से रिप्लाई दे रहा है। अगर रिप्लाई पॉजिटिव हो तो ये ज्यादा रेक्टिफाई नहीं करेगा, ठीक है? अगर रिप्लाई पॉजिटिव हो कोविड का तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कोविड सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ये या तो स्टेबल रहेगा, 50,000 रेंज में ही रहेगा, उसके लिए भी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ समझाया जाता है सर। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ समझने वाले बातें, फंडामेंटल में आप कंपनी के बारे में सोच सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। टेक्निकल में भी ना बहुत कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस लेवल समझने का, फिबोनाची सीरीज समझने का। फंडामेंटल तो कंपनी का पूरा प्रोस्पेक्ट ही बताता है। तो अगर आप लोग धीरे धीरे अपने आप को एडवांस लेवल में ट्रेन करोगे, आप और भी काफी सारा चीज समझते हुए आगे बढ़ पाओगे।
जो लोग सिर्फ बेसिक करते हो मैं उनको बोला, और जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल फंडामेंटल चालू कर दिए लाइक विक्रांत है, अनिमेश है, वो लोग टेक्निकल फंडामेंटल में भी है, तो आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे ना सर, है ना। तो बेसिकली ये था डिस्कशन ऑफ द डे। बोलो सर, मजा आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ सर, मजा आया, ठीक है। ठीक है, मजा आना चाहिए। हाँ, सिर्फ पढ़ने में तो कोई मतलब नहीं है ना, जब मजा आए तभी मतलब है। तो पढ़ के सीखने क्या को आएगा सर, समझना चाहिए ना मार्केट। एग्जैक्टली मार्केट को समझना है, दैट इज द थिंग। सिर्फ पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ के समझ में नहीं आए ऐसा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, तब तो मैं बोलूंगा मत पढ़ो। हाँ ओके सर, ठीक। हाँ, ठीक है सर, गुड नाइट। ओके टाटा, टाटा सर सबको, बाय बाय सर, गुड बाय, नाइट। गुड नाइट, टाटा। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट।